खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब को ज़हमत दी है। उनका तारुफ करवाना मेरे लिए ऐसा ही है कि एक चिराग सूरज को रोशनी दिखाए। हिस्टोरियन है, हमें वक्त देते रहते हैं। माफ कीजिएगा, हिस्टोरियन नहीं है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। मैं आई स्टैंड करेक्टेड। और आज हमने डॉक्टर साहब को इसलिए ज़हमत दी है जो कि देखने वाले ये जानते हैं, हम गाहे बगाहे उन तमाम लोगों की जिंदगियों के बारे में भी बात करते हैं जो हमारी तालीम और तदरीस का सिलसिला करते हैं, क्योंकि उस तालीम के अलावा वो एक इंसान भी है। और जैसे डॉक्टर साहब खुद कहते हैं कि इंसान ही इंटरेस्टिंग होता है। तो आज डॉक्टर साहब की इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनते हैं। इश्तियाक साहब, खैरियत से हैं आप? बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत देर के बाद, लास्ट टाइम हमने जोगिंदर नाथ बंडल पे किया था प्रोग्राम, जो मैं देखता हूँ आज तक लोग उसको फॉलो करते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी वी आर डूइंग इट अगेन। और बोलो अब्बास। बिल्कुल ठीक। और आपकी बेहद मेहरबानी कि आपने याद रखा कि हमने लास्ट टाइम किया था, बिकॉज यू आर ऑब्वियसली अ बिग मैन विद अ लॉट ऑफ कनेक्शंस। आपने इस नाचीज को याद रखा, आपकी बहुत बेहद मेहरबानी। Big man reputation I never entertain. I know I'm an ordinary person. That's my great strength. थैंक यू इश्तियाक साहब। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास एक लफ्ज या बहुत मुख्तसरन चंद अल्फाज हो तो आप खुद को किस तरह डिफाइन करेंगे? ये सबसे मुश्किल होता है क्योंकि आदमी अपनी बेस्ट प्रोजेक्शन क्या कर सकता है। बात यह है कि आई ग्रू अप विथ अ सेंस ऑफ जस्टिस, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द, मेरी अपनी जिंदगी में, माहौल के अंदर, मुआशरे के अंदर जनरली नाइंसाफियां बहुत नजर आती थी। गरीबों के साथ, वर्कर के साथ, दुकानों पे जो बच्चे काम करते हैं उनके साथ, और कोई सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं होगी कि दैट बिकेम एन एसेंशियल कंसर्न फॉर मी कि मैं जहां पे कोई नाइंसाफी या जुल्म व्हाटएवर आप कह सके हो रहा है, उस पे मैं अपनी आवाज उठाऊं। मैं, आपको पता है, कोई रिलीजियस आदमी नहीं हूं, लेकिन एक रसूलुल्लाह की हदीस है कि अगर आप कहीं जुल्म होता देखें तो आगे बढ़ के उसको रोकें, और अगर आप रोक ना सकें तो कम से कम आप ओपनली उसको कंडेम करें, और अगर वो भी ना कर सके माहौल की वजह से तो अपने दिल में उसको कंडेम करें। फॉर मी दिस इज अ यूनिवर्सल मैसेज। मेरा फलसफा ये है कि जैसे जीसस क्राइस्ट की एक स्टेटमेंट है ना, लेट हिम हु वाज नॉट सिन्ड कास्ट द फर्स्ट स्टोन। इस तरह ही प्रॉफेट मोहम्मद की ये जो एक हदीस है, ये मेरे ख्याल से एक यूनिवर्सल मैसेज है। इस तरह ही बुद्धा का जो है कि ह्यूमैनिटी इज ऑल इन पेन एंड सफरिंग, और उसको कम करना ही इंसानियत है। ये इस किस्म के जो आप यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स जहां से भी आए, हो सकता है उनमें से कोई ना कोई आपको इंस्पायर करे, या वो सभी आपको इंस्पायर करती हो। तो शायद मे बी आई बिलीव, अब हो सकता है मेरी अपनी जिंदगी में मैं इंसाफ ना कर सकता हूँ, हाँ जी, अपनी पावर को मिसयूज भी करता हूँ, विच आई एम अवेयर ऑफ। ये हो जाता है बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई हैव टेम्पटेशंस एंड ऑल दैट। तो सेल्फ क्रिटिकल भी होना पड़ता है अपने आप पे। बट आई थिंक आई एम ड्रिवन बाय अ कंसर्न कि मेरी जो भी, जिस पे भी मैं बात करूं, उसमें कहीं ना कहीं इंसाफ या नाइंसाफी के खिलाफ कमेंट हो या प्रोटेस्ट हो। दैट्स हाउ आई वुड डिफाइन माई सेल्फ। दिस साउंड्स very high flown and I'm a bit scared making such a statement. ठीक है? इश्तियाक साहब, आई थिंक यू कैन। आई डू नॉट यूजुअली गिव अबाउट माय ओपिनियंस, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जो तसानीफ है और जितना आपने हमारी तालीम और तदरीस की है, नाउ यू हैव अर्नड अ पॉइंट कि जहां आप अपने बारे में हाई फ्लोन हो सकते हैं। चलें, थैंक यू, वेरी काइंड। थैंक यू। इश्तियाक साहब, मुझे अपने जरा वालिदैन के बारे में बताइए। इश्तियाक साहब के वालिदैन किस तरह थे? देखिए, मेरे वालिद जो हैं वो हम एक ट्रेडिशनल मिडिल क्लास लाहौर की फैमिली के हैं। हमारे बुजुर्ग जितना भी पीछे जा सके तो हम लाहौर से ही एसोसिएटेड हैं। और तो
मेरे दादाजी जो थे वो फार्मर थे, who worked hard and had earned enough कि अपने सब बच्चों को उन्होंने घर दिए हुए थे। उनके 2 फार्म भी थे। सो वी वर ट्रेडिशनल मिडिल क्लास, कह सकते हैं आप, बरेलवी किस्म के जो मुसलमान नहीं होते, उनमें से हमारे कोई ताए और उनके बेटे वो देवबंद से भी मुंसलिक हो गए। एक हमारा कजन जो है वो शिया भी हो गया था, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ इमाम हुसैन। तो इस किस्म का बैकग्राउंड है हमारा, समझ गए आप। वाले साहब जो है, माय ग्रैंडफादर वांटेड हिम टू बी अ लॉयर, बट माय फादर वेंट एंड जॉइंड, पहले वो मजलिस एरार में रहे और एट द एज ऑफ 16 ही वाज पार्ट ऑफ अ जैश जो लाहौर से जा रहा था कश्मीर की तरफ, व्हेन दे वर अरेस्टेड आई थिंक, और रावलपिंडी में उनको सजाएं हुई, क्योंकि ये वहां पे एक महाराजा के खिलाफ मुसलमानों की एजिटेशन चल रही थी। तो ही वाज जस्ट 16। हुआ ये था, घर से निकले थे शायद स्कूल या कॉलेज जाने के लिए, बाहर आके तो जो है ना वो बस्ता, वो उस जमाने में नीची होती थी या विंडोज, वो फेंक दी एंड देन ही वेंट। जो सजा हुई शायद 2-2 साल की हुई थी या व्हाटएवर, ये था कि आप माफी मांग के ना तो घर वापस आ सकते हैं। और जो इनका बताया जाता है, जो इनको लीड कर रहा था, वो एक पोएट था, चिश्ती। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने माफी मांगी और वापस आ गए। बट माय फादर डिड नॉट। तो जब वो वापस आए तो मुजंग के लोगों ने फिर उनका एक रिसेप्शन दिया, और मजलिस एरार के जो लीडर थे अताउल्लाह शाह बुखारी, वो आए और वहां पे उसमें उन्होंने कहा कि बेटा तुम गाजी हो। तो अब्बा जी के नाम के साथ जो टाइटल है वो गाजी इस्तेमाल करते हैं। आज भी बूंदपुरा मुजंग जो हमारा ये ट्रेडिशनल इलाके हैं, वहां पे एक स्ट्रीट है गाजी स्ट्रीट, वो मैंने जाके लोगों को दिखाई भी है कि देखो हमारे बुजुर्गों का नाम इस मुजंग की हिस्ट्री में हमेशा के लिए। वालदा जो मेरी हैं वो बेसिकली शी केम फ्रॉम अ यूपी बैकग्राउंड, लखनऊ। तो वो खुद, शी वॉज अ वेरी सेंसिटिव लेडी। बाद में वाले साहब के और मेरी मदर का वो हो गया डाइवोर्स, and then she went and lived in Karachi. I used to go and meet her during the summer vacations. तो एक वो भी बैकग्राउंड थी मेरे साथ। तो that's I think I have spoken more than I have done ever before. आपको बता दिया मैंने। बहुत शुक्रिया। हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और मैं एक और सीरीज भी कर रहा हूँ कि डिवोर्स एक इंसान के जहन पर क्या असर डालती है। और क्या चीज? डिवोर्स, तलाक एक घर में एक इंसान के डालती है। जहन पे असर क्या डालती है, और जी। आप शायद हमें वो पर्सपेक्टिव दे सकें कि एक तलाक बच्चों के जहन पे क्या असर डालती है। मुझे तो आई वॉज 3 years old, मुझे आज तक इट मस्ट बी वन ऑफ द अर्लीस्ट मेमोरीज आई हैव कि हमारे घर से सामान जो है ना जो जा रहा है, और बिल्कुल घर के सामने एक मदर ने किराए पे घर ले लिया था। बिफोर शी मूव टू कराची, वो चंद साल लाहौर में भी रही। हाँ जी। तो दैट वाज द ट्रॉमा दैट माय मदर वाज नो लॉन्गर इन दैट हाउस। उसके बाद हुआ क्या, ये भी सुन ले। ये हमारा घर है बिल्कुल अक्रॉस ये किराए वाले घर में वो रहती थी। तो उस जमाने में एक नुमाइश लगी थी, इंडस्ट्रियल, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल फेयर इन पाकिस्तान, नया नया पाकिस्तान बना था। तो मुझे याद है कौन मुझे लेके गया फैमिली से, तो वहां पे एक बंदा अपने आप को आग लगा के जंप करता है पानी में। तो व्हेन आई केम बैक होम आई केप्ट ऑन सेइंग टू माय मदर कि मैंने भी यही करना है। तो अम्मी ने शायद 1-2 मुलाजिम या बाकी जो थे उनको कहा था इस पे नजर रखो, ये बड़ा जोशीला है। एक दिन nobody was there and I was at the top, और नीचे मेरी वालदा बैठी हुई थी, वो ये खुलता था घर के अंदर वो। हाँ जी। तो आई सेड कि मैं छाल मारने लगा हूं एंड आई जंप्ड। मेरे ख्याल से इट वाज अबाउट 12 feet, और नीचे का फर्श मुझे आज तक याद है, इट वाज रेड, वो जो होता है प्लास्टर्ड। सो इट वाज अ हॉरिबल
थिंग विच हैपेंड टू मी, तो मेरी माँ ने वैन करना डाल दिया कि पहले मेरा घर लुटा है, अब मेरा बच्चा जा रहा है। खैर मुझे इतना भी याद है कि अब्बा जी और ये मुझे ले गए, सर्दियों के महीने थे वो, मुझे आई डोंट नो एट द एज ऑफ 3, दिस इज आई एम बॉर्न 47, दिस हैपेंड 50। तो मुझे ये उठा के ले गए, मुझे उनका नाम भी याद है, अभी तक याद है कि मैं उनके वो जो है ना डॉक्टर के बेड पे लेटा हुआ हूँ, डॉक्टर नजीर, चौधरी नजीर, बहुत नेक आदमी थे हमारे इलाके के डॉक्टर। तो वो मुझे हाथ लगा रहे हैं, यहाँ दर्द होती है, इत्थे तनु होती है दर्द। आई वाज सेइंग कि नहीं मुझे तो दर्द ही नहीं होती। तो जो मुझे बताया गया, उन्होंने कहा कि अगर रात ये बच्चा इसने गुजार दी देन देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर कुछ हो तो आप इसको हॉस्पिटल ले जाएं। बट नाउ आई एम 75 एंड सर्वाइविंग दैट ग्रेट फॉल। तो वो उस डिवोर्स का ही एक एक्सप्रेशन होगा, समझ गए? आई हैड दैट टेंशन इन मी विच केम आउट। और एक जमाने में, उस जमाने में एक अखबार होता था जिम्मेदार जी। ये मौलाना वो क्या थे, क्या नाम है यार, जफर अली खान महल उसके एडिटर थे या उनके बेटे थे समथिंग, उसके अंदर ये खबर भी आई थी दैट a child went to the industrial fair and then he jumped. तो दैट्स माय बैकग्राउंड। ठीक है अगेन आपकी जिंदगी से कुछ और सवाल बनता है, लेकिन एक छोटी सी बात मुझे बताइए, बिकॉज मैं इसको बिल्कुल आखिर में कनेक्ट करूंगा अपने एक सवाल से कि आप 47 में पैदा हुए, तो मतलब ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि आपने पाकिस्तान के को अवाइल से देखा। उस वक्त लोगों का जोशो खरोश कैसा था? उस वक्त लोगों की क्या सेंटिमेंट्स थे, क्या 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 आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखें, ये उस जमाने में अभी अभी पार्टीशन हुई थी, और हमारा जो है ना टेम्पल रोड लाहौर, अगर आप लाहौर से वाकिफ हैं, ये माल रोड को टच करता है, इधर रीगल सिनेमा से ये मुजंग चुंगी की तरफ आता है, हाँ जी, और उधर ये कनेक्ट करता है विद बीडन रोड। तो ये बड़ा सेंट्रल है उस जमाने के अप स्केल मिडिल क्लास जो लोकेलिटीज बनी थी आउटसाइड द वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर। ठीक है, तो व्हाट वर वी डिस्कसिंग कि उस वक्त वो माहौल, उसमें ज्यादातर जो मैं घर में और जो मोहल्ले में रोड पे दुकानदारों के पास खड़े होके सुनता था, वही तो पार्टीशन में जो आग लगी थी वहां पे, एक कारपेंटर को मारा गया था, वही बातें ज्यादातर होती थी। और यानी उस जमाने में लाहौर वो 7 लाख का ये शहर था, बहुत पेटीट ब्यूटीफुल सिटी, बसें टाइम पे चलती थी, सफाई रोड्स की सारा कुछ होती थी, लोग बड़े अच्छे थे, अभी तक वही ट्रेडिशनल लोग थे। मैंने ये भी कहते सुना कि ये जो हिंदू और सिख यहाँ से गए हैं वो बहुत नेक लोग होते थे, ज्यादातर लोगों ने यही कहा है। कुछ ने ये भी एतराज किया कि देखो ये जो जात बात वाला चक्कर था ना, उनके घर चले जाएं तो पानी हमें नहीं थे पिलाते, ये दोनों किस्म के एक्सप्रेशंस थे। लेकिन पब्लिक डीलिंग में उनकी नेकी पे ज्यादा जोर दिया गया कि वो भला मानस लोग थे। तो फॉर्मेटिव फेज के अंदर मुझे ये भी याद है कि लोग, हमारी जो मिडिल क्लास लोग थे, वो बिंदी भी लगाते थे, साड़ी भी पहनी जाती थी। लड़कियां जो अभी कॉलेज जाना शुरू थी वो बड़ी स्मार्ट ड्रेस साइकिलों पे जाती थी, सलवार कुर्ता पहनती थी। ये बुरके का रिवाज, बुरके वाले वो थे जो ना स्कूल भेजते थे ना कॉलेज भेजते थे। सो दिस थिंग विच हैज कम बैक, ये तो इरानियन रेवोल्यूशन ने सारी दुनिया में इस्लामिक स्टेट को एक नया मॉडल दिया। उसके बाद सऊदियों ने कहा कि इसको हम चैलेंज करेंगे, तो दोनों ने एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट किया सारी दुनिया में। तो और फिर अमेरिकन ने अफगान जिहाद के अंदर मुसलमानों को ये एक्सट्रीमिज्म के अलावा कत्ले आम का भी सिलसिला सिखाया, जिसका आज तक सत्यानाश हो गया है मुस्लिम सोसाइटीज का। तो पाकिस्तान ऑफ द अर्ली फेज वाज फाइन। ठीक है, जो लोग वहां से भागे थे उनका दुख दर्द वो मेरी किताब में आ गया है, पार्टीशन वाली में।
उनके मुतालिक उनको लोग याद भी करते थे, उनकी नेकियों को। ऐसे है। अगर मैं इसको स्पेसिफिकली, क्योंकि एक चीज तृष्णा रह गई, उस वक्त के मुसलमानों का इस बारे में क्या ख्याल था कि हमने आजादी किस तरह ली और वो आजादी को किस तरह देखते थे, कितनी कदर या नाकदरी करते थे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हमारा अपना घराना जो था वो अहरार, हाँ, बाद में वाले साहब ने जब देखा कि अहरार जो है वो ये क्या कहते हैं सेक्टेरियनिज्म में शिकार है, तो ही जॉइंड अ मोर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन खाकसार, और वो खाकसारों के मुजंग के इलाके के सलार थे, यानी कमांडर। मशहूर है कि एक दफा वो मिलिट्री परेड हो रही थी और अलामा अनायतुल्लाह खान मशरकी जो इनके ओवरऑल हेड थे, सुप्रीम अमीर, ही स्टेप्ड आउट फ्रॉम द परेड रूल्स। तो अब्बा जी ने जो है ना बैंत उनकी लातों पे मार दिया था। तो मेरे वाले साहब का जो मिलिटेंट है ना एक फ्रीडम, लोगों ने बड़ा बुरा मनाया कि आपने अमीर के साथ ये कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, डिसिप्लिन के खिलाफ इन्होंने किया था, एंड अलामा ने पता नहीं किस तरह हिम्मत करके उस पर शोर नहीं मचाया। सो दैट्स माई फादर्स वे ऑफ डूइंग थिंग्स। उस किस्म का जोश तो मेरे अंदर नहीं आया, लेकिन मेरे पेन के अंदर इस किस्म का ही एक डायरेक्शन है। ठीक है जी। इश्ताक साहब, आप मुझे ये बताइए कि क्योंकि आपने हमें अपने घर के बारे में बताया, आपका वालिद और वालिदा से रिश्ता किस तरह था? और इसी को ऐड कर लीजिए कि उनकी अलहदगी ने जहां आपको कुछ ट्रॉमा दिया जिसका आप जिक्र कर चुके, कोई स्पेसिफिक नाराजगी थी या आप समझते थे कि इन साहिब या इन साहिबा की वजह से मसला खराब हुआ है, घर बच सकता था? आई ऑलवेज बिलीव दैट माई फादर ही मैरिड अनदर लेडी। अब मैं उसमें असल में फैमिली में जाना नहीं चाहता। ठीक है, आई ग्रू अप विद माई स्टेप मदर, ठीक है। तो आई वेंट टू स्कूल वाइल लिविंग विथ हर। ये उस जिंदगी के रोल आई डोंट वांट टू डिस्कस। हो सकता है हम छोड़ मेरे अंदर कुछ रंज भी हो, हाँ जी, लेकिन आफ्टर ऑल वी लिव्ड विथ हर व्हेन आई वाज 3 years old एंड आई ग्रू अप। तो वो माहौल में भी कई खुशियों के दिन भी हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। समझ गए आप? तो लेट्स नॉट डिस्कस दैट चैप्टर। ठीक है, ठीक है, बिकॉज दैट्स टू हर्टफुल फॉर मी। ठीक है। और फिर अब ये भी है कि मेरी स्टेप मदर इज अलाइव, तो वो अगर सुनेंगी तो हर्ट होंगी। आई डोंट थिंक एट दिस एज आई वांट टू हर्ट एनीवन। मेरी अपनी रिजेंटमेंट जो है वो मेरे साथ ही है, बट आई डोंट वांट टू ब्लेम अदर्स। शादी तो मेरे वालिद ने उनसे की थी ना, तो आई शुड बी ब्लेमिंग माई फादर। लेकिन मे बी माई फादर हैड सम कंप्लेंट्स अबाउट माई मदर which also are genuine, but I always believed that my father was unfair to my mother. But now when I think about it, ये अच्छा है आपने पूछ लिया है। My father sent me to St. Anthony's High School, जो एक एलीट स्कूल था। हम आम मिडिल क्लास लोग थे। तो अक्सर होता है कि जब आदमी दूसरी शादी करता है तो उस औलाद को भी निग्लेक्ट कर देता है। उन्होंने बिल्कुल हमें निग्लेक्ट नहीं किया। He gave us the best schooling, बल्कि उन्होंने तो ये भी किया था कि जो नीचे की दुकानें उनका किराया जो हमें आता था वो उन्होंने मुझे दे दिया हुआ था। और मेरे घर के नीचे एक बैठक थी जिसमें शाम को सब लोग आ जाते थे, एंड इट वाज एन ओपन इनविटेशन। हमारे घर में ये रिवाज है, मेहमान नवाजी पे बहुत जोर। मेरे दादा भी बड़े खैरात करते थे विद इन हिज। तो अगर मुझे किसी से प्रेजुडिस है तो कंजूस लोगों से। कंजूस लोगों को आई फाइंड देम अनबेरेबल, क्योंकि अगर आपके पास है तो आपका हाथ खुला होना चाहिए। तो ये मेरे फादर से मैंने लर्न किया, मेरे फादर ने मेरे दादा से लर्न किया। ठीक है। अलबत्ता अपनी मदर को फिर मैं व्हेन आई ग्रू अप आई वाज इन स्वीडन, मैंने उन्हें स्वीडन बुला लिया अपने पास। 10 साल वो मेरे पास ही रही। उसमें झगड़ा भी हुआ व्हेन आई गॉट मैरिड। तो होता यह है कि द मदर डजंट गेट अ चांस टू लव हर हस्बैंड एज मच एज शी इन्वेस्ट द लव इन हर सन। लेकिन जब सन की अटेंशन अपनी बीवी की तरफ जाती है तो एक और झगड़ा हो जाता है। आज आपके साथ पता नहीं इस मूड में क्यों बातें हो रही हैं। मैंने एक दो दफा कहा भी है कि इफ आई वर टू चूज बिटवीन बीइंग इन द crossfire between Indian and Pakistan army and the war between my wife and my mother, I would prefer being in the firing line between India and Pakistan, क्योंकि
वो फायरिंग है, ये सारी इमोशनल ब्लैकमेल चलती थी। तो माय मदर, जिनको मैं लेके आया था, शी डेवलप्ड अ डिसलाइक फॉर माय वाइफ। माय वाइफ हैज बीन अ ग्रेट ग्रेट कंपेनियन। उसके बगैर जो मैंने इतना अचीव किया मैं कभी ना कर सकता। इट्स गुड कि आप ठीक है, एक्नॉलेज कर रहे हैं, और ये यही बड़े इंसान की एंड माय निशानी। वाइफ इज अ टर्क, जी। तुर्क है। जी। वो हमारी जो खबासतें होती हैं ना उस कल्चर की, वो उसके, शी वॉज फ्री ऑफ दैट, शी वॉज अ फ्री पर्सन, शी ग्रू अप एज अ प्राउड टर्क। जो कि हमारी तो है ना, हम तो कॉलोनियल माहौल में पैदा हुए हैं। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजों के सामने झुक जाना, ये आज तक हमारी रूलिंग एलिट्स करती रही हैं, लेकिन यू डोंट फाइंड टर्क्स डूइंग दैट। वो तो खुद रूलर रहे हैं दुनिया के। तो मैंने एक और रूप भी देखा मुसलमानों का। इस तरह से बस आपके बचपन के बारे में 2 सवाल, फिर हम आपकी मोहब्बत और जवानी की तरफ जाएंगे। अब भाई अगर आप बताना चाहें ऑब्वियसली, जी जी आपके जी। आपके सिबलिंग्स कितने थे? द रीजन इज कि मैं समझना चाह रहा हूँ कि जिस घर में आप बड़े हुए, उस घर में आपने क्या क्या सीखा? मेरे फादर ने 3 शादियां की। अच्छा। एक शादी तो वो ट्रेडिशनल उस दौर में हो जाती थी, व्हेन यू आर स्टिल वेरी यंग। उनमें से हमारे वाले साहब के 2 बेटे थे, बट द लेडी ही मैरिड वाज विलेज वुमन फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड। आई मेट हर, वो भी जिंदा रही बड़ी देर तक। बट माय फादर गॉट कॉलेज, वो एफसी कॉलेज में पढ़े हुए थे, तो ही सॉर्ट ऑफ देन मेट माय मदर एंड मैरिड हर। तो दूसरी मैरिज में से हम 2 भाई। फिर जो तीसरी शादी उन्होंने की, उनमें से 5 बच्चे हुए। तो आप गिन लें, 9 हो गए, 2। 9 हो गए। 1 चाइल्ड आई थिंक, पहली जो वाइफ थी उनमें उनमें से ही डाइड ऑल्सो, आई हैव हर्ड। ठीक। ऐसे है तो 10 ऑल टुगेदर आई थिंक। माशाल्लाह। इश्तियाक साहब, बचपन में, और आप ये नोट करेंगे कि मैं आपको डॉक्टर इश्तियाक नहीं कह रहा, डॉक्टर साहब नहीं कह रहा, क्योंकि मैं अभी बचपन के इश्तियाक को समझना चाह रहा हूँ। कोई बात नहीं है, आई डोंट माइंड दैट। हाँ बहुत शुक्रिया। बचपन में हर इंसान ख्वाब बुनता है ना, उस वक्त का इश्तियाक अहमद, या जो भी जी। आपका निकनेम अगर हुआ करता था, वो क्या बनना चाहता था? एक्चुअली यार, आई वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन। हाँ। और आप अच्छा गाना वो भी क्यों, गाना है, मैंने देखा है। हाँ जी, मैं गा भी लेता हूँ। तो अच्छा भला गा लेता था तब। देन आई गॉट ब्रोंकाइटिस, तो वो वाला लंग्स की कैपेसिटी नहीं रही। बट माय फादर वाज, आप जानते हैं, मिलिटेंट मुसलमान थे। हाउ कैन यू टॉलरेट कि आपका ही बेटा म्यूजिक के अंदर आ रहा है? तो वो उन्होंने मुझे उस पे रोका। बाद में शायद आई वांटेड टू बी, अब मुझे याद नहीं है, कई चीजें, लड़कियों से इश्क छोटी उम्र में से मुझे हो जाता था, समझ गए ना? तो अगर सो ऑल दैट, आई हैव ऑलवेज फाउंड वुमेन a great temptation, if I can say that. ठीक है। तो सो रोमांटिक बेंट ऑफ माइंड, फिल्में देखने का बड़ा शौक। डिड आई वांट टू बी अ डॉक्टर और इंजीनियर जो उस जमाने में? नो, नॉट नथिंग ऑफ द सॉर्ट। I was not very clear what career I wanted, but I think I was cut out to be a teacher. And that career has been a great thing for me. और तो फिर आपकी फॉर्मल तालीम भी एजुकेशन में थी, या आपने आपकी बैचलर्स मास्टर्स किस चीज में था? Sorry, say it again. आपकी जो फॉर्मल तालीम थी वो भी फिर टीचिंग की तरफ थी, या आपका बैचलर्स मास्टर्स किस चीज में था? यार आवाज सही नहीं आ रही, आई एम नॉट मैं हेयरिंग यू। रिपीट कर देता हूँ, आई एम सो सॉरी, लेट मी फिक्स इट। डॉक्टर साहब, बस मैं ये पूछ कि आपकी जो तालीम थी वो फॉर्मल तालीम, बैचलर्स मास्टर्स हाई स्कूल, अगर आप उसके बारे में बता सकें, वो किन जी, किन सब्जेक्ट्स में था? देखिए, मेरी जो स्कूलिंग है वो तो सेंट एंथनीज हाई स्कूल में हुई। उस जमाने में लाहौर में 3-4 स्कूल बड़े मशहूर थे। एक सेंट एंथनीज हाई स्कूल जो कैथलिक मिशन ने बनाया था, एक था कैथीड्रल जो एंग्लिकन चर्च इंग्लैंड वाले, और एचएसएन कॉलेज जो ये जहां पे इमरान खान साहब पढ़े हैं, जो नवाबों के लिए था। जी। So I went to St. Anthony's, which was considered education-wise the best among the 3. I'm sure the others will contest it, but I'm telling you what I. तो वहां पे I think I was an average student. But when I came to college, I got into FC college. मेरे वालिद साहब भी वहां पढ़े हुए थे।
वहां पे फर्स्ट ईयर से लेके बीए तक 4 साल होते हैं, हर साल मुझे ऑनरेबल मेंशन मिली फॉर हाईएस्ट मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और 1968 के बीए के एग्जाम के अंदर मुझे एक कॉलेज की तरफ से ये एक मेडल था, मेहता चुन्नी लाल गोल्ड मेडल। ये किसी पार्टीशन से पहले कोई मेहता साहब होंगे जिन्होंने ये बनाया था। आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री, सो दैट मेडल आई ऑल्सो वन। उसके बाद 4 साल एफसी कॉलेज, देन पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया। वहां पे मेरी फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन थी 1970 के सप्लीमेंट्री के एग्जाम में। ये जरा बैकग्राउंड बता दूं ताकि सब डिटेल्स आ जाएं, जो कई मेरे क्लास फेलो भी तो सुनेंगे ना, तो आई कांट एस्केप टेलिंग यू द ट्रूथ। हुआ ये था कि एक क्लास के अंदर हमारे कुछ स्टूडेंट्स, मेरे क्लास फेलो, उन्होंने वॉकआउट कर दिया, तो वो पेपर हमारा हुआ ही नहीं। जब ये पेपर हुआ तो उसके नंबर के मुताबिक आई गॉट 508 मार्क्स। अलबत्ता जो रेगुलर इम्तिहान हुआ था जिसमें सारे लोगों ने पेपर दिए थे, उसके हाईएस्ट मार्क्स आए थे 486। हाँ, सही। गोल्ड मेडल उसे मिला था बिकॉज उसने ये गवर्नमेंट कॉलेज और बाकी जगह पे भी एग्जाम होता था ना, ये सिर्फ न्यू कैंपस के लड़कों ने वॉकआउट किया था। तो मेरे एक्चुअली नंबर उस साल सबसे ज्यादा है, 508, बट द वन हु गॉट द गोल्ड मेडल बिकॉज ऑफ वन रेगुलर, उसके 486 थे। तो उसको मुबारक हो, बट माई क्लेम दैट माई पोजीशन इज फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टैंड्स कंफर्म्ड। इश्तियाक साहब को पहली मोहब्बत कब हुई थी? मैं भाई बचपन की बात कर रहा हूँ, हम आपकी ज़ौजा तक नहीं आए हैं। हाँ नहीं, क्रश कौन था? कहते हैं कि मैं घर वालों के साथ गया हुआ था, पिक्चर देखने फैमिली गई हुई थी, और उस जमाने में मियाँ AR कारदार जो हैं, जो बॉम्बे के बहुत बड़े फिल्म, एक्चुअली वो लाहौर के ही थे। जी जी जी। हाँ जी, उनकी पिक्चर थी दिल लगी। और कहते हैं कि जब वो गाना गा रही थी ना सुरैया, मुरली वाले मुरली बजा, तो somehow that music affected me and I was rocking in the lap of my mother. So I'm sure the first woman I must have noticed was Suraya. लेकिन अब मोहल्ले की लड़कियों से जो इश्क है वो बेहल ना ही उनका जिक्र किया जाए, लेकिन आई थिंक आई गॉट fascinated by Nargis. Nargis was my all-time idea of a woman I wanted to love. हाँ जी, fortunately my wife Milia looks a little like Nargis, तो एक हद तक वो भी पूरा हो गया मेरा शौक। ठीक है जी। इश्तियाक साहब, इस हिस्से का आखिरी सवाल, इस उम्र के हिस्से तक, क्योंकि आपने हमें मास्टर्स तक बता दिया, उस वक्त तक आपकी अपनी पॉलिटिकल लीनिंग किस तरफ थी? और तब तक जाहिर है पहले इलेक्शंस भी हो चुके थे पाकिस्तान के, तो आप किसको वोट दिया करते थे? वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी मेरे फादर की ग्रेटनेस है कि ही वॉज वेरी लिबरल, इस्लामिक थे, लेकिन उस जमाने के लोग जो पढ़े लिखे थे ना, कॉलेज स्कूल मैट्रिक भी जिन्होंने किया हुआ था, वो भी एक लिबरल माहौल में पैदा हुए थे। तो ही डिडंट माइंड कि मैंने 64 के इलेक्शन में, वो अयूब खान के सपोर्टर थे बहुत प्रोमिनेंट, और मैं मादरे मिलत के कैंप में था और रोज जाके उनके लिए कैंपेन करता था। सो मे बी इट वॉज लाइक अपोजिंग माई फादर। यू नो, कईयों को होता है कि अपने बाप के साथ प्यार भी करते हैं, लेकिन उसके सामने वो अपने आप को असर्ट भी करना चाहते हैं। आई honestly believe that I was my father's favorite son, because academically and all I did ultimately the best. मगर वो for all the reasons दीवारें भी बीच में खड़ी हो गई। It's all right. I should not be complaining. I have done very well. और उनकी अगर मदद ना होती तो हम इतनी अच्छी स्कूलिंग कॉलेज ना कर सकते ना। So he was a caring father in his own way. हाँ जी, तो so that's the background. और मैं, क्योंकि पहले इलेक्शन की, ये तो रेफरेंडम था। हाँ, इलेक्शन में मादरे मिल्लत, उसके बाद मैं सूफीज्म की तरफ बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था,
और लाहौर के एक बहुत बड़े आलिम थे, मौलवी मोहम्मद इब्राहिम अली चिश्ती, वेरी लर्नड मैन। मैं उनके पास जाके उनसे बातें सुना करता था। तो बड़ी देर, और उसके साथ साथ शाम को लाहौर के अंदर ये होती थी, लीडिंग उलमा वुड कम टू एड्रेस पीपल। तो देवबंद के जो उस जमाने में देवबंदी इसमें ज्यादा, बरेलवी नहीं था करते, हाँ, तो उनकी जाके तकरीरें मैं सुना करता था। और जब हमारे चंद दोस्त शिया भी थे तो मुहर्रम के जमाने में हम जाके वो मजलिस अज़ा भी अटेंड कर लेते थे। आई हैड ऑलवेज बीन विदाउट एनी स्ट्रिक्ट ऑर्थोडॉक्सी, समझ गए आप? जी। बट आई वॉज अ सर्चर, आप कह सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं आया, अब ये भी सुन लें जी। तो वहां पे पहली दफा मार्क्सिज्म की जो है सोच, वो प्रोफेसर खालिद महमूद मरहूम उनकी तरफ से, ही वॉज अ ग्रेट टीचर, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। उसके बाद आई गॉट कन्वर्टेड टू मार्क्सिज्म, और मैं मजदूर किसान पार्टी के अंदर भी रहा, पंजाब यूनिवर्सिटी का एनएसओ, नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा रहा, जो कि माओइस्ट लीनिंग थी इनकी, विच आई रिग्रेट नाउ, क्योंकि आई थिंक ये भी एक एक्सट्रीम डॉगमेटिक पोजीशन सी थी। उनमें रहते हुए भी आई स्टिल मेंटेन माय राइट टू डिसेंट, जो पसंद नहीं था किया जाता। मसलन एक बात जो हमारे ग्रुप्स में होती थी कि सोवियत सोशल इंपीरियलिज्म इज बिगर देन अमेरिकन इंपीरियलिज्म। आई नेवर एग्रीड विद दैट। मैंने कहा वियतनाम पे बॉम्बिंग कौन कर रहा है भाई? लुक एट दैट, हाउ कैन यू से सोवियत यूनियन इज नंबर वन एनिमी? क्योंकि वो एनिमी चाइना का था तो माओइस्टों ने उसको बना लिया था अपना एनिमी। तो वहां पे भी मेरे ख्याल जो मेरी अपनी है कि आई नेवर सब्सक्राइब टू एनी डॉगमा, लेकिन मेरे पे इंटेलेक्चुअल डेट जो है मार्क्स की बहुत ज्यादा है। साथ साथ लिबरल सोच भी तो मेरे, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, इंडिविजुअल के राइट्स टू बी फ्री एंड टू बी प्रोटेक्टेड, वो भी मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिस्ट सोसाइटीज के अंदर फिर इंडिविजुअल तो बेचारा गायब ही हो गया ना, जो पार्टी ने कहा सबको मानना पड़ा, और उसका अल्टीमेट प्रॉब्लम यह हुआ कि एक दिन सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया। जब तक आप पॉलिटिकल राइट टू डिसेंट नहीं ना देते किसी सोसाइटी में, तो आप पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है, ये मैं समझता हूं। और अल्टीमेटली यू पे अ प्राइस फॉर दैट। डेमोक्रेसी के अंदर बड़ी करप्शन है, ट्विस्टिंग है, लेकिन उसके अंदर क्योंकि ओपन डिबेट होता रहता है तो आप एडजस्टमेंट भी साथ साथ करते जाते हैं। नो डाउट पैसे वाले लोग, इन्फ्लुएंस वाले लोग उसको मैनिपुलेट भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल के लिए अपनी ख्यालात की आजादी, लिखने की आजादी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये भी मेरे साथ साथ हैं कि आई कंसिडर टुडे माई सेल्फ स्टिल अ मार्क्सिस्ट बट विदाउट अ डॉगमा। मेरे ख्याल से मार्क्सिज्म का जो क्लेम थे फ्यूचर के लिए, वो एक प्रोजेक्शन थी, वो कोई साइंस नहीं थी। साइंस तो एग्जैक्ट होनी चाहिए ना। इफ द थीसिस इज नॉट प्रूवन देन इट्स नॉट अ साइंस, इट्स एन, आप कह सकते हैं कि सोशल साइंसेस के अंदर कभी साइंटिफिक वो जो है ना एक्यूरेसी हो ही नहीं सकती। आप प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि प्रोबेबली ये होगा, ऐसे होगा, बट यू कैन नेवर बी कॉकश्योर, जो कि लेबोरेटरी में कंट्रोल कंडीशंस में नेचुरल साइंस वाले मुमकिन कर सकते हैं। तो ये डॉगमेटिक कम्युनिस्टों को समझ नहीं आती, वो एक उन्होंने रिलीजन बना लिया हुआ है। हाँ जी, तो फिर उस रिलीजन की बुनियाद पे उनका हर, जिस तरह हम मुसलमान ने कहते हैं कि जी इस्लाम में तो कोई खराबी नहीं है, हाँ जी, ये तो मुसलमानों ने कर दिया, यही वो कहते हैं कि जी मार्क्सिज्म वाज परफेक्ट, ये तो कम्युनिस्टों ने उसका सत्यानाश कर दिया। आई डोंट एक्सेप्ट इट। मैं समझता हूँ हर दौर में एक डोमिनेंट फलसफा जब आता है तो उसमें बहुत स्ट्रेंथ भी होती है, लेकिन वक्त के साथ वो भी चेंज के साथ उसको आगे बढ़ना चाहिए या वो स्टैग्नेट कर जाता है।
इस तरह से इस हिस्से को हम यहीं क्लोज करेंगे। अगर इस हिस्से में मैं कुछ नहीं पूछ सका आपके मास्टर्स तक, तो प्लीज हमें बताइए, तो फिर हम अगले हिस्से की तरफ चलें। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि एफसी कॉलेज में भी आज क्योंकि अब ये है, तो मेरे चंद प्रोफेसर्स का, मैंने खालिद महमूद साहब का तो जिक्र किया है, साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में एक और मेरे प्रोफेसर थे जिनका भी जिक्र हो जाए, डॉक्टर जाहिद शरीफ। वो उन्होंने मुझे लिबरल सोच दी थी। तो ये दो टीचर्स मेरे थे जो मेरे डायरेक्ट टीचर्स थे। बाकी और भी वहां पे थे। हामिद हसन किजलबाश बहुत अच्छे टीचर थे, एंड मेनी अदर्स, दे वर डिसेंट पीपल यार, ये हमारे प्रोफेसर जो थे। आई डोंट रिमेम्बर एनीवन। ठीक है। और एफसी कॉलेज के अंदर आई वुड लाइक टू मेंशन प्रोफेसर हिस्ट्री के टीचर थे वकार कुरैशी साहब, शौकत हुसैन सैयद साहब, और एक जिनका मेरे पे बहुत एहसान है, मेरा एक दफा वालिद साहब के साथ झगड़ा हो गया था, ही केम एंड टॉक टू माय फादर, उनका नाम था विलियम फजल मसी। वो बेचारे अभी अमेरिका से कोई डिग्री करके आए थे, उनकी शादी होने वाली थी, तो वो अपने गांव जा रहे थे मुल्तान के करीब, बस का एक्सीडेंट हुआ एंड ही डाइड। एंड टू दिस डे आई फील सो सॉरी फॉर दैट यंग मैन। अब मेरे जो प्रोफेसर थे, ये चंद चीजें, अच्छा है मुझे आपने मौका दिया कि मैं उनको भी कॉम्प्लीमेंट दे दूं जिन्होंने मेरी जिंदगी में मुझे इंस्पायर किया है। ठीक है। इश्तियाक साहब, आपने पहले हिस्से में हमें बताया था कि आप कभी भी मजहबी नहीं थे, और आप अभी भी ये कहते हैं कि आप मजहबी नहीं हैं। ऐसा क्यों? नहीं, मैंने बताया आपको, आई वॉज फैसिनेटेड बाई सूफीज्म एंड बाई इस्लाम ऑल्सो एट एट माई फॉर्मेटिव फेस। लेकिन शायद मेरा जहन बड़ा क्वेश्चनिंग किस्म का था, इंक्विजिटिव था। आई वॉज अ सर्चर आफ्टर नॉलेज। मसलन मैं बचपन में ही अपने वालिद साहब के साथ हमारी बैठक लगती थी, मैं उनके साथ जाके उनके हम उम्र दोस्तों के साथ बैठ के उनकी बातें सुनता था। तो उसे कहा जाता है प्रीकोशस, कि आप अपनी उम्र से ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं। तो जब मार्क्सिज्म मेरी जिंदगी में आया तो मुझे वो जवाब मिल गए कि मटेरियल कॉजेज ही होती हैं जिनकी वजह से सोसाइटीज के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस होते हैं। और मजहब जो है, जो अब अगर आप मुझसे पूछें तो मजहब के जो बड़े बड़े फाउंडर्स हैं वो अपने दौर के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, जो जिन्होंने वही कोशिश की जो आज भी हो रही है। वाई, हाउ डिड दिस यूनिवर्स केम इनटू बीइंग? इज देयर एन अल्टीमेट एंड? एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाई आर वी ऑन अर्थ? जब साइंस आई तो साइंस ने पूरा देखे ना, जो कुरान शरीफ के अंदर और बाइबल के अंदर जो थियरी है 7 6 days 8 days की क्रिएशनिज्म, और कि ये पेयर्स बनाए गए जो, हाँ, वो क्या कहते हैं, पैराडाइज गार्डन ऑफ ईडन में से ईवा और ये निकल गया सारी, है ना। दिस इज अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग हाउ इट ऑल स्टार्टेड। लेकिन अगर आप डार्विन को फिर पढ़ें और आप देखें कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन ने जिस तरह फिजिक्स को दुनिया को समझाया, तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि दुनिया की अपनी ओरिजिन, यूनिवर्स का अपना जो है वो तो कुछ और है। तो यू कांट से कि दोनों ही सही हो सकते हैं। सो आई वुड रादर से दैट द अल्टीमेट प्रिंसिपल्स एंड origins we may not know, but science provides answers which are verifiable. इसलिए मजहब को आप एक इंटेलेक्चुअल हेरिटेज तो आप समझ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर देखें ना, हर मजहब के अंदर कहीं पे कट ऑफ पॉइंट तो है ना इंसानियत का। मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। आई बिलीव इन द ह्यूमन काइंड बीइंग वन फैमिली। उसकी कई एथनिसिटीज हैं, उसकी कई सो कॉल, अब तो रेसिस तो अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं होता। एंड वी ऑल नो, वेदर वी लाइक इट और नॉट, the origin of man or the Homo sapiens is from Africa. ये कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता।
एन अफ्रीकन मदर, और 2-3 वहां से हम सारे ओरिजिनेट किए हैं। उसमें से बड़े लोग भी वहां से आए, बादशाह भी उसी नस्ल से हैं, फकीर भी वहां से हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो कंपोजिशन है बायोलॉजिकल वो एक ही है। तो अगर इंसानियत एक है तो फिर ह्यूमनिज्म इज द रिलीजन विच एम्ब्रेसेस एवरीवन। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। जी। तो फिर आपकी बात से मैं ये इन्फर कर लूं, और अगर आप इस सवाल का जवाब ना देना चाहें तो आप मना कर दीजिएगा, कि तमाम मज़ाहिब फिर जो क्लेम करते हैं कि वो अल्टीमेटली और खुदा की तरफ से आए हैं, वो गलत क्लेम करते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि वो क्लेम करते हैं, बट देयर क्लेम्स आर नॉट वेरीफाइबल, एंड सिंस दे आर नॉट वेरीफाइबल दे आर बेस्ड ऑन फेथ। Those people who think that faith is the denominator of the truth, उनके लिए वो ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि I will believe only that which is verifiable and explainable in a scientific manner, वो दूसरी पोजीशन ले लेते हैं। ऐसे मुझे देखना चाहिए। इश्तियाक साहब, खुदा से कोई रिश्ता है, या खुदा की मैं ये नहीं कह रहा कि आप मानते हैं या नहीं, कोई रिश्ता है, कुछ इस तरह का मामला है? मैं बता रहा हूं कि whenever I am in the air, हाँ जी, तो वहां मैं कहता हूं if there is a God now it is time for you to take over, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकेगा। और एक दफा हम पूरा हमारा पॉलिटिकल साइंस का और हिस्टोरियंस पाकिस्तानी दिल्ली गए हुए थे एक कॉन्फ्रेंस पे। तो व्हेन वी वर कमिंग बैक फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर, तो जब ये लाहौर में लैंड करने लगा तो वो क्या कहते हैं यार, हेल स्टॉर्म शुरू हो गया। अच्छा, हेल स्टॉर्म वाज सो कंप्लीट, और हमारे जो पायलट हैं वो लैंड कर रहे थे कि अगर वो लैंड कर जाते तो जहाज जमीन पे इट वुड हैव बर्स्ट इनटू आई थिंक मिलियंस ऑफ पीसेस। तो ही रियलाइज्ड एट द वेरी लास्ट मोमेंट, और उन्होंने फिर पूरी जो पावर्स होती हैं इंजन की वो लगा दी, और जहाज लैंड करने से ये नीचे नजर आ रहा था, इट लिफ्टेड। अच्छा, आप देखें पैसेंजर प्लेन जो है वो इस तरह क्या कहते हैं 90 डिग्री पे नहीं होता, ही है कि इंजन फेल हो जाते हैं, इतनी पावर ही नहीं होती, एंड देयर इज अ क्रैश। दैट डे इट डिडंट क्रैश। तो मुझे याद है कि जहाज जब ऊपर चढ़ा, और वो फिर एक और कॉम्प्लिकेशन हो गई, इट केम इनटू व्हाट इज नोन एज, वो होता है गैप्स होते हैं एयर में, क्या कहते हैं यार उसे? वैक्यूम? नहीं, कुछ है एटमॉस्फेयर के अंदर जहां पे हवा नहीं होती, वो होल सा होता है। नो आइडिया। उसमें फिर जहाज गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो जब जहाज गिरना शुरू हो गया, काफी सेकंड तक गिरता रहा, फिर तो दोबारा नीचे आ रहा था, तो पीछे लोग आयतल कुर्सी पढ़ रहे मैं और प्रोफेसर मोहम्मद वसीम और प्रोफेसर सजाद मुनीर, क्या नाम है उनका, वो भी मेरे टीचर रहे हैं बाय द वे, आज उनका भी जिक्र हो गया। मैं उनका डायरेक्ट स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए ही हूँ, उनका भी जिक्र करना चाहिए, इट्स गुड, याद करा दिया है। तो हमने तीनों ने हाथ एक दूसरे पड़े हुए थे, दिल में कौन आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था आई डोंट नो, तो लेट मी नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। हाँ जी, तो गॉड के साथ रिश्ता यही है कि इफ देयर इज अ गॉड, मुझे अब्बाई ने क्या कि बात सुनो, मरने के बाद अगर खुदा निकल आया तो तुम्हारा क्या बनेगा? मैंने कहा जी देखेंगे तब, एंड आई विल एक्सप्लेन कि अगर तुम वाकई क्रिएटर हो सारी दुनिया के, तो व्हाई डू मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन स्टार्व टू डेथ? मेरी औलाद मैंने जो पैदा की है, अगर उसको दुख में हो तो आई वुड डू एवरीथिंग टू हेल्प देम। तो ये इतना जुल्म क्यों हुआ? हाँ जी, व्हाई वाज देयर अ हॉलोकॉस्ट? व्हाई वाज दिस incident of Karbala and so many cases of gross use of brutality against helpless people? Where is God in such situations? And if God is testing everyone, then that's a very strange test for me.
समझ गए आप? थैंक यू। Which is not to say that I don't, I'm saying if there is a God, then I don't understand him. जी, ये कह सकते हैं आप, ठीक है ना? आपने अच्छा किया कि टेस्टिंग की बात कर दी, बिकॉज मैं यही कहने वाला था कि दूसरी तरफ से ये पॉइंट आता है, बट आपने उस पर भी क्लियर कर दिया। इश्तियाक साहब, मास्टर्स के बाद आपकी जिंदगी कैसी रही? स्वीडन कैसे आना हुआ? देखिए, मास्टर्स के बाद आई वाज फॉर अ ईयर एंड अ हाफ टीचिंग एट गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी, पॉलिटिकल साइंस। वहां पे क्या हुआ कि फरवरी 1972 में आई वेंट देयर, और पिंडी में मैं शायद पहली दफा गया था। एक दफा हम गए थे मरी, तो वहां से गुजर के गए थे, बट नो अदर केस। तो मेरे लिए वो बिल्कुल एक नया शहर था। लेकिन मुझे लेके गए थे प्रोफेसर क्या नाम था उनका, मसूद अहमद, ख्वाजा मसूद अहमद। उनकी भी बड़े मेरे पे प्यार मोहब्बत थी, बड़े अच्छे आदमी थे वो। कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने खालिद महमूद जो मेरे प्रोफेसर थे, जो कम्युनिस्ट थे, वो उनके स्टूडेंट थे एट वन पॉइंट। तो वो मेरे दादा प्रोफेसर बने ना जी। तो वो मुझे लेके गए थे गॉर्डन कॉलेज में। अप्रैल में वहां पे हुआ ये होम एग्जाम। थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर के एग्जाम होम होते थे। सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर के एग्जाम जो हैं वो यूनिवर्सिटीज और बोर्ड लिया करता था, ठीक है। मुझे और एक होते थे मेरी उम्र के यंग, वी वर यंग पीपल, वहीद मिर्जा साहब प्रोफेसर, उनको उन्होंने एक ये हॉल दे दिया। अब हुआ क्या कि वहां पे एक बड़ा हट्टा कट्टा मुस्टंडा किस्म का लड़का आके तो बिल्कुल मेरी नाक के नीचे बैठ गया। और एक तो वो गाता जाए एग्जाम के दौरान, दूसरा उसने किताब खोल के तो कॉपी शुरू कर दी। नाउ आई थॉट कि अगर ये किसी कोने में बैठा होता तो इसका साइज देख के शायद मैं अपनी आंख बचा लेता, बट ये सारे बच्चे जो इतनी मेहनत करके आए हैं, आई कांट लेट दिस हैपन। तो मैंने उससे उसकी किताब उसके हाथ से छीन ली। ही वेंट आउट, तो वो गुंडे लेके आ गया। वो जो गुंडे लेके आया वो फॉर्चुनेटली लेफ्ट के गुंडे थे। वहां पे दो ग्रुप थे। दूसरा ग्रुप जो था राइट का, उसका लीडर था ये शेख रशीद जो आपका होम मिनिस्टर है। ये दूसरा ग्रुप आया। जब पता लगा कि ये तो हमारे लेफ्ट के प्रोफेसर आए हुए हैं, तो देन वो बात आगे पीछे हो गई। लेकिन मैंने कहा कि यार अभी तो मेरी ना शादी हुई है ना बच्चे हुए हैं, कैन आई लीड अ लाइफ इन पाकिस्तान के चीटिंग हो, ये हो, और मैं उसको होने दूं सिर्फ किसी डर की वजह से? वुड आई लाइक टू लिव सच अ लाइफ? आई थॉट कि मैं बड़ी पसंद से आया था। आप देखें, ऑल दो मिडिल क्लास, मैंने सीएसएस का इम्तिहान नहीं था दिया। ये एक लेफ्टिस्ट होने की वजह से मेरा था कि मैं एक इनकलाब की तरफ जाएंगे और गुर्बत और इस्तेसाल को खत्म करेंगे, तो स्टेट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बाद में मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को कहा, नेवर फॉलो मी। आप जहां पे भी जाएं विथ अथॉरिटी, यू कैन डू गुड इफ यू वांट टू, तो नेवर डू व्हाट आई हैव डन। हाँ जी जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं स्टडी सर्कल लिया करता था वहां पे ये लेफ्टिस्ट लोगों का, और वहां पे एक होते थे लेबर लीडर बाबा रिफत। उनको दिन दिहाड़े मरी रोड से उठा के ये ले गए ये इंटेलिजेंस के लोग, और उनके ऊपर इंटेरोगेशन की, पता नहीं तशद्दुद भी किया या व्हाटएवर। तो हमारे एक दोस्त होते थे कॉमरेड जहीर रिजवी, वो उनने मिलने गए। तो जहीर रिजवी को उन्होंने कहा कि ये इश्तियाक को कह दो कि मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि ये नया प्रोफेसर कौन आया है, बड़ी अंग्रेजी बोलता है, ही इज द वन वी आर ब्रिंगिंग नेक्स्ट इन आफ्टर यू। तो इश्तियाक को यहां से गायब हो जाए। दिस वाज मई 1973। तो अभी 3 हफ्ते थे कि कॉलेज समर हॉलीडेज के लिए बंद होने थे। 3 हफ्ते तो मैंने पूरा पढ़ाया। एंड देन आई केम टू लाहौर। By chance, my brother who was living in Sweden, he visited Pakistan. तो मेरी वालदा ने उसे कहा कि इसे यहां से ले जाओ, जवानी में तुम्हारा बाप जेल में जाता रहा, अब आई एम एन ओल्ड वोमन, आई विल नॉट बी एबल टू
गो थ्रू दिस पेन अगेन, अगर इसको भी जेलों का सिलसिला शुरू हो जाए. सो दैट्स हाउ आई केम टू स्वीडन. स्वीडन में मेरा ख्याल था कि मैं थोड़ी देर तक रहूंगा, देन आई विल कम बैक टू पाकिस्तान. लेकिन वहां पे मेरे भाई के दोस्त ने कहा कि यार तुम्हारी डिग्रीज इतनी अच्छी हैं, गो एंड सो योर, यहाँ पे तुम पीएचडी के लिए अप्लाई करो. तो जब मैंने उन्हें जाके दिखाया, उन्होंने कहा वी गिव यू एडमिशन इनटू पीएचडी, और 1 साल तुम स्वीडिश भी सीखो, ये वो, एंड देन वी विल गिव यू अ स्कॉलरशिप. फिर स्कॉलरशिप आ गई. जब मैंने पीएचडी कर ली तो मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाऊं, तो मेरे दोस्तों ने कहा तुम पागल हो, ये तो जिया का दौर है भैया, डोंट कम, यहाँ पे हमारा सत्यानाश हो गया है, इफ यू कम बैक तुम्हारा तो कुछ नहीं बनेगा, तुम्हें अंदर कर देंगे. एंड देन दैट्स हाउ आई स्टेड ऑन इन स्वीडन. और फिर वहीं पे आपने यहीं पे पढ़ाया क्योंकि आप प्रोफेसर बने, आप जी, प्रोफेसर. आई स्टार्टेड एज, शुरू में पीएचडी के बाद मेरी पीएचडी का थीसिस सुन लें, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट एंड एनालिसिस ऑफ द आइडियोलॉजिकल कंट्रोवर्सी इन पाकिस्तान. ये जिसमें मैंने राइट से लेके लेफ्ट का एक स्पेक्ट्रम बनाया और प्लेस किया 9 पोजीशंस को. राइट के ऊपर जो पोजीशन बनती है, राइट ये बनता है ना, राइट की पोजीशन जो है एक, वो है कि इस्लाम के अंदर हर चीज मुकम्मल है, कानून भी हर चीज के लिए वर्कड आउट है. इस्लामिक स्टेट या पाकिस्तान गवर्नमेंट का काम है सिर्फ उनको इंप्लीमेंट करना ऑनेस्टली. ये एक जस्टिस कैकाउस होते थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी इस्लाह पाकिस्तान, ये उनकी पोजीशन थी. उसके साथ ही एक पोजीशन थी मौलाना मौदूदी की, उसको कहते हैं द थ्योरी ऑफ अनऑक्युपाइड एरियाज, थियो डेमोक्रेसी, के जिन बातों पे कुरान शरीफ और हदीस क्लियर हैं वो तो आपको बगैर क्वेश्चन किए इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन जहां कुरान चुप है आप कियास के जरिए, इज्तिहाद के जरिए वहां पे नई लॉज बना सकते हैं. इस तरह करते करते मैंने आखिर के लेफ्ट के ऊपर जस्टिस मुनीर की पोजीशन दी. वो एक हदीस को कोट करते थे जो रसूलुल्लाह ने कहा था कि व्हेन आई टेल यू समथिंग अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड देन फॉलो मी, बट व्हेन आई टेल यू अबाउट दिस वर्ल्ड देन आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग. तो उन्होंने कहा कि जी यहां से साबित होता है कि कुरान, इस्लाम के अंदर सेकुलरिज्म है, स्पिरिचुअली आप इस्लाम को, कुरान को, हदीस को फॉलो करें, लेकिन स्टेट के मामले में आप सेकुलर स्टेट बना सकते हैं. तो वो मेरा डॉक्टरल थीसिस था जो उस जमाने में इंटरनेशनली भी पब्लिश हुआ. लंदन से फ्रांसिस पिंटर ने, अमेरिका से सेंट मार्टिन प्रेस ने पब्लिश किया, और लाहौर से वैनगार्ड बुक्स ने इसको पब्लिश किया. उसके बाद आई स्टार्टेड फर्स्ट, जो सब वहां पे करते हैं कि कुछ घंटों की टीचिंग, वो भी आपको मैं आज बता दूं माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. बात यह है कि द फर्स्ट टाइम आई हैड टू टीच अ क्लास, इट वाज एन इवनिंग क्लास, और वो पढ़ाना मुझे सारा स्वीडिश में था. एंड आई डिडंट नो कि 3 घंटे की क्लास है यार, विल आई बी एबल टू मैनेज स्वीडिश के अंदर. तो मुझे याद है कि व्हेन आई वाज कमिंग टू द क्लासरूम, मेरा दिल करता था कि जमीन खुल जाए और मैं उसके अंदर चला जाऊं. I did not want to take the risk of standing in front of these Swedes, speaking in their language and making a fool of myself. खैर, मैं जब वहां पे चला गया तो I started speaking and I was in a daze. I don't remember what I said, but let me pay a compliment to the Swedes. किसी ने मुझे harass नहीं किया. मुझे याद है एफसी कॉलेज में, स्कूल में, जो टीचर जरा कमजोर हो उसका तो सत्यानाश लोग कर देते थे. हाँ जी, बट हेयर दे मस्ट हैव थॉट कि ये एक फॉरेनर है, किस तरह इसने मेहनत करके पीएचडी की है, तो इसकी जैसी भी स्वीडिश है, अगर ये सब्जेक्ट जानता है तो लेट्स टॉलरेट हिम. सो द फर्स्ट 3 hours वेंट विदाउट एनी नास्टी इंसिडेंट. उसमें 15 मिनट की ब्रेक भी शायद होती थी. कुछ लोगों ने आके मुझे बाकअप भी किया.
the next day I was completely free. जैसी भी मेरी स्वीडिश थी, I knew my subject, I was teaching political theory. तो अगर आप सब्जेक्ट जानते हैं, आपकी वोकेबलरी लिमिटेड है, एज ए टीचर यू फील हैंडीकैप्ड, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में तो जुबान ही आपकी चीज है ना। लेकिन मुझे स्वीडिश सोसाइटी की जो है एक उस जमाने की ओपननेस और एक सिंपैथी फॉर द थर्ड वर्ल्ड कह लें आप, फॉरेनर के लिए, उसका मुझे आज आपने मौका दिया है। आई वॉन्ट टू रिमेंबर दैट। किसी ने मुझे एक दिन भी कभी तंग नहीं किया। 1995 में जब हमने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा कि जो टीचर्स स्वीडिश में पढ़ाना चाहते हैं इंग्लिश में, दे कैन डू इट। सो इन 1995 आई स्टार्टेड टीचिंग ऑल माय कोर्सेज इन इंग्लिश एंड देन आई वाज ऑन टॉप। लेकिन फ्रॉम 87 टू 95 I had to do it in Swedish, and I was always cursing myself for not having enough words to tell the story. But the Swedes never made a point of it. तो ये एक सोसाइटी की स्ट्रेंथ भी तो है ना। वरना मुझे अच्छी तरह याद है हमारे कुछ टीचर बेचारे किसी का नाम बुलबुल, किसी का कुछ डाल देते थे, क्योंकि वो बेचारे दे वर नॉट वेरी गुड। कोई उनकी कमजोरी होती थी तो ये कैट कॉलिंग होती है। हमारे यहाँ कमजोरी को कोई नहीं बख्शता। स्वीडन के अंदर उन्होंने मेरी कमजोरी को एक्सप्लॉइट नहीं किया। ये भी बहुत बड़ा एक, आज आपने मौका दिया तो ये सब चीजें याद आ रही। इसीलिए आई से यू आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट इंटरव्यूअर। यू मेक मी से थिंग्स आई हैव नेवर डन अदरवाइज। बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब, बेहद मोहब्बत आपकी। एक चीज मुझे और बताइए, आपने ये बताया कि जिया साहब का दौर था, उससे पहले भुट्टो साहब दौर था, लेकिन उसमें आपके साथ ही जो यूनिवर्सिटी में मामला होता रहा, उससे पहले भी हम देखते हैं। अब जरा मैं सियासत से कनेक्ट करूंगा कि भुट्टो साहब को फांसी हो जाती है, उससे पहले आंख खोलो तो कोई और वजीर आजम होता है, आंख बंद करो तो कोई और वजीर आजम होता है। अभी भी जो मुल्क में हो रहा है, हम उससे क्या कह सकते हैं? तारीख जानने वाले जानते हैं कि तारीख खुद को दोहरा रही है। ये हमारे मुल्क में तारीख खुद को इतना क्यों दोहराती है? हमारा जो इंस्पिरेशन, वो मैं कहता हूं हमारी है औरंगजेब डेमोक्रेसी। मैं तो रूल कर रहा हूं, मेरे सारे भाई एंड द रेस्ट आई विल एलिमिनेट। और यही ऑपोजिशन का है कि इसको जब कोशिश करो इसको ब्रिंग हिम डाउन। कभी किसी एक हुकूमत को इन्होंने सरवाइव नहीं होने दिया। लेग पुलिंग, ये वो, और जो लोग हुकूमत में आए उन्होंने पावर को अब्यूज भी किया। यानी भुट्टो साहब ने कई पॉजिटिव रिफॉर्म्स भी किए, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को मार भी पड़वाई, जैसे जे रहीम को। जी। और ये कोई जवाहरलाल नेहरू ने ये कभी नहीं किया। हालांकि उसके खिलाफ जो ये बोलते थे ना, अपना हिंदू महासभा वाले और उनके अपने सन इन लॉ फिरोज गांधी वाज द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ नेहरू। लेकिन ये उन लोगों ने नहीं किया। आई टेल यू, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, लियाकत अली खान से शुरू हो जाता है, और आप देखें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर क्यूम खान ने क्या नहीं किया खुदाई खिदमतगार के साथ। पंजाब के अंदर भी होता रहा। दो ग्रुप होते थे, एक नवाब ममडोड का और एक मियां दौलताना का। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पायर करते रहते थे। सिंध के अंदर GM सैयद वर्सेस वो अली मोहम्मद राश्दी और ये बाकी जो हैं। हमारी फैक्शनलिज्म जो है वो हर स्टेज पे चली, और फिर बाद के अंदर MQM बन गई एज द फिफ्थ नेशन। तो हमारी तो हरकतें जो है वो कभी एक पॉलिटिकल कॉम के तौर पे नहीं साबित हो सकी। इसीलिए मैं पार्टीशन को कोई इतना बहुत बड़ा कमाल मुसलमानों के लिए नहीं समझता। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपका बहुत बड़ा हिस्सा होता। खैर, अब इस स्टोरी को जी मैं बहुत कह चुका हूं पहले। और ये जो पिंडी वाले कभी न्यूट्रल हो जाते हैं और फिर कभी अपनी न्यूट्रलिटी खत्म कर देते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप हमारी तारीख के जाविये से? देखें यार, बात ये है कि जो शुरू की हुकूमतें हैं वो वाइस रीगल सिस्टम पे चली। कायदे आजम ने
एज गवर्नर जनरल जब थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की भी पावर्स जो हैं अपने दौर में खुद ही एक्सरसाइज की हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मिनिस्टर्स के साथ बैठते थे। तो शुरू से ही हो गया कि हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो भी है उसके पास ऑटोक्रेटिक पावर्स भी होंगी, और वो एक्सरसाइज भी हुई। मतलब लियाकत अली खान ने कभी इलेक्शन की नहीं करवाए, और जिसने कोई तनकीद की तो कहा ये इंडियन एजेंट है और इस्लाम के खिलाफ है। ये तब से शुरू हुआ है। और उसके बाद तो फिर मलिक गुलाम मोहम्मद और ये ब्यूरोक्रेट्स ने ओपनली वो क्या कहते हैं म्यूजिकल चेयर शुरू कर दिए ना। आज एक मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो कल कोई और है। फिर जब पहला इलेक्शन होता है तो आपने इलेक्शन के वर्डिक्ट को नहीं माना। फ्री इलेक्शन करवाया जनरल याहिया खान ने, और उसी इलेक्शन ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। यार ये क्या बात है? इलेक्शन हुआ था ना, और एक पार्टी मैंडेट लेके आई थी, उसके पास फ्लोर के ऊपर जो होता है पार्लियामेंट के मेजॉरिटी थी, उनको हुकूमत बनाने देते। अगर आप कहते हैं 6 पॉइंट पाकिस्तान के यूनिटी के खिलाफ थे, तो उसके इलेक्शन जो होती है कमीशन, उसने उसको बैन क्यों नहीं लगाया कि आप इसके ऊपर कैंपेन ही नहीं कर सकते? जब आप कैंपेन करना शुरू कर देते हैं, देन इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैस कॉन्शियसनेस। यू कांट ब्रिंग इट बैक। एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट आई से दिस, हमारे हिस्टोरियंस को ये बात समझ नहीं आती कि जो आइडिया पब्लिक में आ जाए ना, वो आपका नहीं होता, वो फिर पब्लिक जैसे उसे समझती है वैसे इस्तेमाल होता है। तो ये पाकिस्तान की ट्रेजेडी है। जी प्लीज। इसको मुल्क को तोड़वा देना, हिंदुस्तान को इस्लाम के नाम पे मुसलमान नेशन के लिए, तो बहुत बड़ा कमाल है ना जिन्ना साहब का। लेकिन उसको फिर कंसोलिडेट करना, स्टेबलाइज करना, ये फेलियर है, उनसे शुरू होता है, मैं तो ये कहूंगा। मिस्टर साहब, एसएससी का आखिरी सवाल। हमने आपकी बचपन की मोहब्बत की बात तो की थी, लेकिन अब जो आपकी मोहब्बत है, और माशाल्लाह मैं पता नहीं भाभी कह सकता हूँ या नहीं, मुझसे तो उम्र में बहुत बड़ी होंगी। आप भाभी कहें, वाई नॉट। उनसे किस तरह मुलाकात हुई, और ये कैसे समझ आया कि बस ये वो है जिसके साथ रहना? असल में यार बात सुनो, अगर आप पूरी सच्ची स्टोरी सुननी तो आई हैड अ नॉर्वेजियन गर्लफ्रेंड ना। तो जब मेरी वालदा आई तो उन्होंने कहा नहीं, या तो इससे शादी करो या आई कांट एक्सेप्ट दिस। तो देन शी वाज नॉट विलिंग टू लिव विद माय मदर। समझ गए आप? सो दैट एंडेड। अब शादी तो करनी थी, तो ऐसा ही हुआ कि मेरे साथ मेरे एक टर्किश दोस्त थे, शाहीन अल्पाई, जो उन्होंने पीएचडी कर ली थी मुझसे पहले करके, वो वापस चले गए थे, बट वी वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स व्हाइल ही वाज इन स्वीडन। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि तुम आओ तुर्की, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अतातुर्क का तुर्की। तो आई थिंक आई वेंट देयर इन 1981 द फर्स्ट टाइम और सो। तो मुझे तो टर्की बहुत, मैंने कहा अगर मुसलमान मुल्क ऐसे हो जाए तो हमें यूरोप के साथ जो हम बैकवर्ड हैं, हमें क्या जरूरत है? इस्लाम भी है, लोग अपनी मस्जिद में भी जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन वो उतने ही आज़ाद हैं, उतने ही मॉडर्न हैं, और लड़कियों को कोई तंग शंग नहीं करता, बहुत रिलैक्स्ड माहौल है। हाँ जी। 19 तो हुआ ये कि जो थी ना उनकी वालदा, शी लाइक मी अ लॉट। उन्होंने कहा तुम मेरे बेटे के इतने अजीज दोस्त हो, आई वॉन्ट यू टू हैव अ टर्किश वाइफ। तो ये मजाक में बात हुई। देन आई वेंट अगेन इन 1983 एंड मिलिया एंड हर ब्रदर, जो ये फैमिली है एक और छोटे से शहर की, आइवलिक, जो ब्यूटीफुल है शहर, समुंदर के ऊपर, टर्कोइज वाटर, यू नो, ब्यूटीफुल, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट पार्ट्स ऑफ टर्की। और शाहीन की भी फैमिली वहां से थी। दे वर विजिटिंग समवन इन इस्तांबुल। दे केम, वो होता है ना एक ही
शहर के लोग हैं तो उन्हें मिलने आए, वहां पे भी मेट और वहां पे एक बात शुरू हुई। देन वी वर राइटिंग टू ईच अदर फॉर अ व्हाइल। उनके जो फादर थे वो एक जमाने में बगदाद पैक्ट या सेंटो के जरिए पाकिस्तान की नेवी के साथ उन्होंने नेवल सर्विस की थी। वहां पे है एवरीबॉडी हैज टू सर्व, तो उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ सर्व किया था नेवल एक्सरसाइजेस में। सो ही लाइक द पाकिस्तानीज। तो क्योंकि ये एक ही बेटी थी, दो इनके भाई थे, ही वॉज नॉट विलिंग टू लेट हर गो। उन्होंने कहा अगर शादी करनी है तो ये टर्की में रहे। लेकिन मैंने कहा जी जब तक पीएचडी नहीं होती मुझे टर्की में कौन नौकरी देगा। सो एनी हाउ ही वॉज ड्रैगिंग हिज फीट। फिर उन्होंने कहा ये है तो मुसलमान ना। मैंने मैंने कहा मुसलमान। तो फिर हमारी शादी हो गई। दिस वाज ऑन द 9th of March 1984 एंड सिंस देन वी हैव बीन टुगेदर। बहुत अच्छी दो बात है बेटे हमारे, दो बेटे हैं। जी। हर मर्द का जिससे मैंने ये सवाल किया सबने मुझे ये बताया कि चाहे हम सियासतदान हो, चाहे हम जर्नैल हो, चाहे हम हिस्टोरियन हो, चाहे हमारी घर के बाहर बहुत इज्जत हो, हम अपनी बीवी से डरते हैं। क्या आप भी डरते हैं? उसके अंदर डिसिप्लिन बहुत है। शी टेक्स सो मच केयर ऑफ मी। मैं तो अपनी ये जो है ना शेल्व्स ये आज तक ऑर्गेनाइज नहीं सही कर सका। तो विदाउट हर आई वुड बी कंप्लीटली हेल्पलेस। तो ये डर से ज्यादा मेरी डिपेंडेंस है उसके ऊपर। एक डर तो है ना, यानी हो सकता है इवन नाउ वन फाइंड्स सम अदर विमेन आल्सो वेरी अट्रैक्टिव, लेकिन एक मॉरल डर तो है ना कि ये ख्यालात तक ही रहे तो काफी है, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। ये आपके साथ सच बोल के यार मजा आ रहा है, बहुत शुक्रिया इश्तियाक क्योंकि साहब। ये सब लोगों के साथ होता है, माफ करना। जी जी होता यह है कि योर वाइफ इज अ वाइफ, शी इज टेकन फॉर ग्रांटेड, लेकिन इंसान है तो बदमाश ना बेसिकली। तो उसकी नियत इधर उधर होती रहती है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन आइडियाज तक तो ये ठीक है, बट परसुइंग सच आइडियाज इज ग्रेट फॉली। समझ गए आप? जी एंड यू स्टिल लव योर वाइफ द मोस्ट, नो डाउट, बट यू फील somehow tempted by other situations as well. आप ये भी आपको किसी ने बताया कि नहीं बताया? नहीं, मुझे काफी लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत कुछ बताया। नहीं, ये आप ऑन द रिकॉर्ड डाल दें, क्योंकि एक दफा आ जाए ना बात। जी इश्तियाक साहब, आप कभी कभी जब, क्योंकि हर बीवी कभी ना कभी शौहर पे बताती है कि मैं घर की मालिक हूँ, सही तरह रहो, कभी आपने उन्हें बोला है कि देखो मैं डॉक्टर इश्तियाक हूँ, दुनिया भर में मेरी इज्जत है, तारीख पाकिस्तान की मैंने हिला दी है, मुझे थोड़ा कुछ तो समझो यार? नहीं, वो तो शी इज वेरी प्राउड ऑफ मी। इस हमारे घर में ये प्रॉब्लम नहीं है। और हर किताब में मैंने शुरू ही उसके बाय पेइंग कॉम्प्लीमेंट टू हर, मैंने पढ़ा। क्योंकि उसके बहुत एहसान है ना। शी इज द बेड रॉक ऑफ हर फैमिली। शी इज डिसिप्लिन्ड, शी हैज हर फीट ऑन अर्थ। आई एम ऑलवेज इन अ फ्लाइटी वर्ल्ड, आई लिव इन माई इमेजिनेशन, आई टॉक टू माई सेल्फ, यू नो। मेरे बेटे कहते हैं यार देखो, मैं एक आप आई यूज टू सिंग अलॉट टू माई सेल्फ, आई मस्ट हैव बीन अ लोनली चाइल्ड। हाँ जी जी तो मुझे याद है जब मैं कराची जाता था और अम्मी के साथ वी वर ऑन वन ऑफ द रोड्स, कहीं जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो मुझे फिर भी गाने की आदत। तो माई मदर वुड से ऐसे करो तुम, या मुझसे आगे चलो या पीछे चलो, लोग क्या समझेंगे। बट दैट हैबिट कंटिन्यूड। तो मुझे याद है स्टॉकहोम में अपने दोनों बेटों के साथ मैं एक दिन जा रहा था, तो उन्होंने कहा, आई वॉज सिंगिंग, तो उन्होंने कहा कि डैडी पापा व्हाट आर यू डूइंग, पीपल आर लुकिंग एट अस। मैं कहा या तुम मेरे आगे चलो या मुझसे पीछे चलो। आई वॉज द सेम, लेकिन पावर रिलेशंस बदल गए थे। जी अम्मी मुझे कह रही थी आगे चलो या पीछे, मैं अपने बेटों को कह रहा था। ठीक है, तो नो आई थिंक वी हैव बीन, मैंने कई दफा शायद जाती भी
कर दिया है, डिस्पाइट ऑल द टॉक अबाउट विमेन्स राइट्स एंड ऑल, ये पेट्रियार्कल वैल्यूज, ये वो अपने आप को असर्ट करना, वो मर्दों के अंदर होता है, शायद मेरे अंदर भी है. No, I think she's been very generous in being with me. ऐसे ही है. इश्तियाक साहब, मैं ये देखता हूँ कि मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं, जाहिर है आप भाभी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप अभी भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, आप अपने तमाम मोहसिनों को याद कर रहे हैं, इवन टू द पॉइंट कि आप उन लोगों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने आपका मजाक नहीं उड़ाया स्वीडिश ना आने पर. ये एक बड़े आदमी की निशानी होती है कि वो लोगों को कॉम्प्लीमेंट करे. तो ये जिंदगी में आपने कैसे सीखा, और ये जरूरी कितना होता है कि आप लोगों को उनका ड्यू क्रेडिट कम से कम इंटेलेक्चुअल दें? ये आपकी बहल अपनी तबीयत होती है. मेरे ख्याल से अगर किसी ने मेरी जिंदगी में मेरे पे कोई एहसान किया है या कोई, आई लव टू रिमेंबर देम, आई फील गुड, एंड देन आई ट्राई टू डू द सेम, ताकि ये सिलसिला चलता रहे. जो भी मेरी तरफ आता है, जो भी मदद चाहता है, आई ट्राई टू रेंडर इट. ये शायद मेरे दादा भी करते थे, मेरे वालिद ने भी किया. ये उनकी पॉजिटिव जो है हमारे एक है कि यू शुड बी लार्ज हार्टेड एंड यू शुड बी विलिंग टू हेल्प. तो आई फील वेरी गुड. मैंने तो ये देखा यार, अब आप पूछ रहे हैं कि आपके कुलीग हैं, वो मेरी किताबों को, दे आर लिविंग इन एन, वो क्या कहते हैं यार, डिनाइल. ये मेरी पंजाब वाली किताब जो 2 ज्यूरीज लाहौर पाकिस्तान की ने बेस्ट नॉन फिक्शन बुक अवार्ड दिया, कराची लिटरेचर फेस्टिवल एंड लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल. एक सेमिनार मेरे अपने लाहौर के अंदर किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं करवाया, और वो प्योर जेलसी है, क्योंकि मेरा काम इतना आगे है उनसे इंटेलेक्चुअली और मेथोडोलॉजिकली. जो मेरी इनोवेशंस हैं, किस तरह मैंने किया, उनके बस की बात ही नहीं है. तो उनके अंदर वो ज़र्फ नहीं है. अब मैं क्या अपना कद बढ़ा रहा हूं बाई पॉइंटिंग आउट टू देम, लेकिन मैं नाम तो नहीं ना किसी का ले रहा. मैं एक फैक्ट की बात करता हूं. मैंने खुद इन्हें कहा यार एक सेमिनार पंजाब वाली किताब पे करवाओ. अब देखें जिना वाली किताब पे कुछ होता है या नहीं होता, आई डोंट नो. अभी तक मैं पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन मुझे यही है कि इन्होंने कुछ नहीं करना, बिकॉज उनका अपना काम बाय कंपैरिजन इज वेरी ऑर्डिनरी. मेरी बात, अब देखें, आपको पता है जिना वाली किताब को इंडिया के अंदर आफ्टर अ वेरी टफ कंपटीशन बेस्ट नॉन फिक्शन बुक अवार्ड मिला है जी. 1 किताब को पाकिस्तान में मिला, और गैरिसन स्टेट को तो मिलना चाहिए था, लेकिन आप जानते हो पाकिस्तान में कौन दे सकता है उसे अवार्ड. है जी, पूरी जूरी को उठा के ले जाए. हाँ जी. लेकिन हुआ यह है कि सीएसएस के इम्तिहान में जो एग्जामिनर है उन्होंने उसके ऊपर सवाल किए, तो किताब की अथॉरिटी तो मानी गई है जी. इश्तियाक साहब, जब आपने इस तरह की किताबें लिखी, जो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि कोई भी तालिब इल्म जब उन्हें पढ़ता है तो कम से कम जिस बुनियाद पर वो बड़ा हुआ पाकिस्तान की, वो हिल जाती है. तो जब आपने इन तमाम चीजों को फाइंड किया, आपके भी अपने कोई प्रीजुडिसेस होंगे, आपने भी कुछ बचपन में सीखा होगा, आपके अपने जहन के बुत टूटे थे? आपके अपने जहन के क्या? अपने जहन में जो पहले बुत बने हुए थे तारीखी और जी. मसलन एक बात जो है, अपनी अर्लियर राइटिंग्स में जिन्ना साहब की जो 11 अगस्त स्पीच है, उसको मैंने कहा कि ये सेकुलर ही है, लेकिन आई वाज अनकंफर्टेबल. अगर मेरा आप डॉक्टरल थीसिस देखें तो उसमें भी मैंने कहा है कि वैसे तो इट्स अ वेरी सेकुलर साउंडिंग स्पीच, लेकिन मुल्क तो मुसलमानों के लिए बनाया था ना, तो ये तजाद तो है. ये तो देखे ना, अगर आप मेरी जिन्ना वाली किताब पढ़ें तो उसमें एक चैप्टर जो है द लियाकत इंटरल्यूड, उसके अंदर डिटेल स्टडी है उसकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की. तो वहां पे मैंने इस पूरी बहस को जो पाकिस्तान कंस्टिट्यूट असेंबली में थी, वो मैं पब्लिक में ले आया हूं. वहां पे
जो हिंदू मेंबर्स थे ईस्ट पाकिस्तान से, वो उन्होंने कहा जी कि जिन्ना साहब ने तो 11 अगस्त को कहा था कि सेकुलर स्टेट होगी। तो जितने भी मुसलमान वहां पे बोले हैं, चाहे वो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी हो जो कि देवबंद से थे, या वो सर जफरुल्लाह हो जो जमात अहमदिया से थे, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, अब्दुल रब निश्तर, और दो पंजाब कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाइस चांसलर्स, डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी, डॉक्टर महमूद हुसैन, इतने बड़े पढ़े लिखे लोग, पंजाब से डॉक्टर उमर हयात खान, इन सारों ने कहा है कि जी आपको तो ये कहा है, तो जो हमें वो कहते रहे हैं कि ये पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट होगा और ये बुलाए या मुसलमानों ने, किसी गैर मुस्लिम ने तो नहीं बनाया, तो वी आर गोइंग टू मेक इट एन आइडियल मुस्लिम स्टेट। तो उसके बाद मुझे फिर अब यकीन हो गया कि 11 अगस्त की स्पीच जो है वो वन टाइम स्पीच है। उसकी फॉलो अप फिर मैंने जिन्ना की किताब अगर आप देखें तो उसके अंदर मैंने बार बार दिखाया कि जिन्ना कम्स बैक टू इन्वोकिंग इस्लाम इन डिफरेंट वेज एज एसेंशियल टू पाकिस्तान। आई डोंट थिंक जिन्ना साहब वांटेड एन इस्लामिक स्टेट लाइक दैट ऑफ ईरान और सऊदी अरेबिया। उनका ख्याल था ये एक लिबरल टाइप मॉडर्न मुस्लिम स्टेट होगी जिसमें किसी तरीके से शरिया कुरान की वैल्यूज और ये भी होंगी। he didn't have any formula for that and that is why he didn't write anything on it. एक मिथ भी है कि वो काम कर रहे थे, ये है वो है। वो मैंने शो किया है कि बेगम शाहनवाज ने जाके मादरे मिल्लत से पूछा कि हमने सुना है कि जिन्ना साहब कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो वो कहाँ है पेपर? तो वो कहती हैं कि मादरे मिल्लत केप्ट क्वाइट, कोई पेपर नहीं था उनका जिस पे वो काम कर रहे थे। जोगिंदर नाथ मंडल जिस पर हम, ही वॉज लॉ मिनिस्टर, उसको तो दे ही नहीं थे सकते ये, क्योंकि वो तो थे ही गैर मुस्लिम। तो जो इन्होंने बनाया है तो वो मुसलमानों के एतबार से बनाया गया ना। और सच तो ये है कि पार्टीशन का ओनली लॉजिक ये है कि मुसलमान एक अलग कौम है, तो उनके लिए जब मुल्क बनाएंगे तो उसका एक इस्लामिक कैरेक्टर तो होगा ना, चाहे वो माइल्ड हो चाहे वो एक्सट्रीम हो। आई फाइंड दैट द ओनली जेन्युइन ऑनेस्ट लॉजिकली कंसिस्टेंट पोजीशन। हाँ, आप उसको एक मिसाली मुसलमान मुल्क बनाए ना, फिर जो माइनॉरिटीज के साथ भी अच्छा सलूक करे, मुसलमानों के दुख दर्द का भी बात करे। ये मौलवी जो हैं जो रोज झगड़ा कर रहे होते हैं, मैंने नहीं समझा किसी सुन्नी या शिया या देवबंदी या किसी मस्जिद में रोज या जुम्मे में गुर्बत के खिलाफ कभी इन्होंने मुहिम शुरू की हो। ये वो पुराने किस्से लेते रहते हैं कि हु वाज नंबर 1 एंड हु वाज नंबर 4। ये इस किस्म के बात पे दे आर वेस्टिंग टाइम ऑफ द पीपल ऑफ लॉन्ग गॉन सिचुएशंस। आज के मुसलमानों के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। सर बस मुझे चंद आखिरी सवालों का जवाब दे दीजिए। कोई रिग्रेट्स है जिंदगी में? कोई रिग्रेट्स हैं? कई रिग्रेट्स हैं यार। सम ऑफ देम आई वुडंट इवन हैव द करेज टू मेक पब्लिक। सो मेनी रिग्रेट्स इन लाइफ। मुझे अब कुछ रिग्रेट्स हैं। मैंने जब पेपर एग्जाम कर रहा था स्वीडन के अंदर, 2-3 जगह पे मुझे हाई मार्क्स देने चाहिए थे लेकिन मैंने नहीं दिए। आज तक वो मुझे करते हैं पेन। और शायद कुछ लड़कियों को मैंने हाई मार्क्स दे दिए जिनके वो डिजर्व नहीं थी करती। हाँ जी, ये फैक्ट है। तो ये भी आज मुझे तंग करता है क्योंकि मैंने अपने साथ भी तो इंसाफ करना है ना। उन लड़कों को दे देने चाहिए थे, वो दे वर नॉट ग्रेट पेपर्स बट दिए जा सकते थे। बट द अदर वे राउंड भी है साथ साथ। लेकिन मैंने किसी को बदला लेने के लिए या किसी को, वो मैंने नहीं कभी किया। थोड़ी सी डंडी अगर मारी है तो वो एज ए ह्यूमन बीइंग मारी गई है, उसमें चंद गलतियां भी हुई हैं, ठीक है। और इस तरह ही जिंदगी के अंदर यार कई ज्यादतियां भी आदमी कर जाता है।
शायद बचपन में कोई हमारे घर मुलाजिम थे, उनके साथ भी मैंने ज्यादती की होगी, वो भी। और एक और बता दूं जो आज तक मुझे, मैंने कई, आवारा फिल्म जो थी ना राज कपूर की, आई वॉज एडिक्टेड टू इट। जहां लाहौर में लगती थी वो मैं चला जाता था देखने। एक दफा ये पैलेस सिनेमा में लगी थी, अब ये सिनेमा भी खत्म हो गए हैं, तो 6 से 9 के शो में मैं गया। तो उस जमाने वो सर्दियों के दिन थे, बारिश भी हो गई। तो जब रिसेस होती थी तो आ जाते थे ये लेके छाबड़ी टाइप, उसमें चॉकलेट ये वो, फिल्मों के गानों गानों फिल्मों के गानों की कॉपीज जी। वो भी। तो वो एक लड़के से मैंने मुकेश के गानों की कॉपी ले ली, तो शायद 4 आने या 8 आने उसकी कीमत थी। तो मेरे पास शायद 5 रुपए थे या क्या थे। तो मैं, उसने कहा कि बाबूजी बाद में आप दे देना। जब मैं बाहर निकला तो मुझे वो नजर नहीं आया, तो मैंने कोई वेट भी नहीं किया। आई सैट ऑन माई बाइसिकल एंड केम बैक होम। अगले दिन मैंने जाके उसको पे नहीं किया, उसके बाद भी पे नहीं किया, आज तक नहीं किया। मैं बात बात लोगों को बताता रहा हूं कि उसके 4 आने मेरे जमीर पे बहुत भारी हैं कि एक गरीब बंदे के साथ मैंने ये ज्यादती की है। व्हाई डिड आई नॉट गो एंड पे हिम द 4 आनाज? इट इज लेजीनेस और सम ह्यूमन फेलिंग। लेकिन उसने मुझे जिंदगी में इतना मजबूर किया कि मैंने कई दफा पैसा लुटाया है जस्ट टू कॉम्पेंसेट फॉर व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, जानते हुए कि ये मुझे ठग रहे हैं, मैंने अपने आप को ठगने दिए। उस 4 आने का भार मेरे पर आज तक है। इस तरह से तो ये रिग्रेट्स हैं ना, रिग्रेट्स हैं। लेकिन इसमें लगता है कि मैं बहुत कोई बड़ा और नेक आदमी हूं। आई डोंट थिंक सो। आई एम बैटलिंग विद माई सेल्फ बिटवीन द टेम्पटेशंस एंड द कंपटीशन जो इंसान के अंदर होती है एज ए स्कॉलर, ये वो सारा कुछ है। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आई एम क्वाइट लेवल हेडेड। इस तरह मैं अपने आप को असेस करता हूँ। आप कभी रोते हैं इस तरह से, अगर बताना चाहें? कभी मैं रोता हूँ यार आजकल मुझे कई दफा रोना आ जाता है फिल्में देख के जिसके अंदर कोई बड़ा दर्दनाक सीन हो, और मेरे बेटे जो देखते हैं वो दे गेट शॉक्ड। एक दफा मुझे याद है बहुत धारदार रोना, जब यासर अराफात की ही वॉज डेड और उसकी बरियल वाला था ना, उस सेरेमनी को देख के आई क्राइड अ लॉट पब्लिकली। मेरी सारी फैमिली बैठी हुई थी। उसके अलावा जब चंद हमारे बुजुर्ग उनकी डेथ्स हुई शायद तब भी मैं रोया हूं, मगर दैट इज व्हेन आई वाज स्टिल अ यंगस्टर। बड़ी उम्र में चंद फिल्मों को देख के और नॉवेल्स पढ़ते हुए अब मेरे आंसू निकल आते हैं। ठीक है, तो यस, दिस हैपेंस वेरी ओकेजनली। और होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। सब दिल की बातें किससे करते हैं? और दिल की बातें जो है ना, वो तो इंसान की चोरी है ना, वो आप नहीं कर सकते सबसे। मैंने आपको चंद तो बता ही दिए ना। लेकिन मेरे चंद बड़े अजीज दोस्त हैं जिनसे हमारा एक ग्रुप है स्टॉकहोम के अंदर। उसमें है एक इंडियन पंजाब से, जलंधर के पास एक शहर है फिलौर, अशोक भास्कर, और एक मेरे दोस्त हैं अजमल भट्ट। हम पूरा साल लंच जो है ना वीकेंड पे करते हैं। एंड द ओनली रीजन इज कि हम तीनों लेफ्ट से आए थे। अशोक भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के वर्कर थे, अजमल पाकिस्तान से लेफ्टिस्ट, आई वाज आल्सो लेफ्टिस्ट। एक तो ये वजह है हमारी। फिर वी हैव मेनी, वी एग्री ऑन सो मेनी थिंग्स। एक हमारे और दोस्त हैं ख्वाजा शाहिद, वो भी इस ग्रुप के अंदर थे, लेकिन वो सर्दियों में चले जाते हैं पाकिस्तान। तो ये हमारा ग्रुप है जहां पे वी स्पीक मोस्टली इन पंजाबी, अपनी लाहौरी पंजाबी के अंदर। सो इट्स
खाना भी हम खाते हैं, कोई 1 बजे के करीब मिलते हैं, 4 बजे तक वी आर टुगेदर. सो दिस इज माई रूटीन every week, and this is a great strength to me. ज्यादातर तो मैं फिर वॉक पे जाता हूँ, either with Meliha, she is a great nature lover, or I go alone, and I relax a lot by. स्वीडन के अंदर फॉरेस्ट भी बहुत हैं, लेक्स भी बहुत हैं, तो I take a great pleasure in being alone in these places. Long walks. डर लगता है किसी चीज से जिंदगी में? अभी यार ये देखो ना, 75 तो क्या मौत पहले तो बहुत दूर लगती थी, अब इट कैन बी एनी टाइम. मेरे कई दोस्त जो क्लास फेलो थे, बाकी थे, दे हैव गॉन. एम आई अफ्रेड ऑफ डेथ? आई थिंक accepting death is impossible. How can I know I will not be there? I want to believe I will always be there, but I know ये सबसे बड़ा delusion है. डर शायद नहीं है, लेकिन एक रिग्रेट तो पैदा हो जाता है ना, कि जब आप इतना अचीव कर लेते हैं, एंड आई हैव अ ग्रैंड डॉटर, और ये उन सबको छोड़ के जाना. एम आई अफ्रेड ऑफ बर्निंग इन हेल? नो. आई थिंक वो बातें जो है ना, वो उस जमाने की साइकोलॉजी शायद लोगों को बदी से रोकने के लिए थी, एंड ऑल. नॉट. और जन्नत में क्या 72 हूरें होंगी? द आइडिया इज वेरी अट्रैक्टिव, आई मस्ट से, बट जो ये बताते हैं वो बातें यार अजीब सी लगती हैं. आफ्टर अ व्हाइल यू वांट टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू वांट टू राइट अ बुक. ऑल द टाइम 70 हूरों के साथ आप क्या करेंगे? डोंट. आई थिंक दिस वुड बिकम वेरी बोरिंग आफ्टर अ व्हाइल. देखो, जो चीज आपको वाफर मिल जाती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती. मुझे याद है कुछ गाने जो रिकॉर्ड, उनको तलाश करने के लिए मैं स्टॉकहोम से साउथ और लंदन जाता था रिकॉर्ड लाने के लिए. जब मेरे पास आ जाते थे तो थोड़ी देर बजाने के बाद वो पड़े रहे हैं, उनको मैंने दोबारा नहीं बजाया. जो चीज हासिल हो जाती है ना, वो उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है. और जो चीज बहुत ही आपके पास हो, दैट ऑल्सो लूजेस. तो जन्नत के अंदर व्हाट एल्स अगर 72 हूरें होंगी? Those two ideas I am not very concerned about. But at the end of the day, you never know कि एक्चुअल हकीकत क्या है. ठीक है ना? तो इस किस्म का डर नहीं है. The approaching end, of course, is a point where every human being maybe feels. अब तो यही है कि यार 75 और 85 और 95 चलते फिरते आदमी चला जाए, वो बेस्ट है. लेट के रींग के जाना जो है ना, अगर अवॉइड हो जाए तो दैट वुड बी गुड लक. लेकिन ये इस तरह डर नहीं है कि मैं हर रात डरता हूं कि मैं मर जाऊंगा. नो, नथिंग ऑफ द सॉर्ट. आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ टुडे आई स्लीप एंड आई डोंट गेट अप टुमारो. आई हैव डन व्हाटएवर लिटिल आई कुड, एंड दैट्स इनफ. जैसा भी ये जिंदगी की अजीब सी हकीकत को हमारे सामने वाज़ह नहीं करता कि आप जैसे लोग जिन्होंने दुनिया में इतना अचीव किया है, बेतहाशा लोग होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा, जो बहुत खुश होंगे, एक दिन सब खत्म हो जाएगा. ये तो है, ये तो है. यहां पे ही तो आके जो है रिलीजन का होल्ड है. और साइंस एक्सप्लेन तो करती है, लेकिन सेटिस्फाई तो नहीं ना करती. अब डार्विन्स थ्योरी ऑफ, बहुत उसने मेडिकल साइंस में भी चेंज किया, बॉडी को, बायोलॉजी, सारा कुछ ग्रेट. बट द अल्टीमेट क्राइसिस ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड तो यही है ना, एम आई गोइंग टू गो अवे एंड फॉर एवर? नोबडी. मैं उनके साथ दोबारा कनेक्ट नहीं करूंगा. यहां पे जो हिंदू थ्योरी है वो बड़ी अट्रैक्टिव है, दैट आई विल कीप कमिंग बैक. लेकिन वो भी अल्टीमेटली एक दिन तो छोड़ के चले जाना है ना, जब आप मोक्ष या निर्वाण. हाँ, तो ये तो क्राइसिस है. ये इंटेलेक्ट का लोग कहते हैं क्राइसिस है, लेकिन इंटेलेक्ट के बगैर तो इंसानियत जानवरों से अलग नहीं ना है. तो ये तो इनबिल्ट है.
और इसका कोई हल नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सिर्फ व्यूअर्स को ये कह सकूं कि ये बात निकल आई है तो मौत के ऊपर हमने 2 इंटरव्यूज किए कि हमने गांधी साहब से बात की कि मौत को अच्छा, इंटेलेक्चुअली डिस्कस किया जाए और एथिस्ट से बात की कि मौत को उनके ज़ाविये नज़र से देखा जाए। इश्तियाक साहब, बस 2 आखिरी सवाल। ऐसी कोई ख्वाहिश है जिंदगी में जो पूरी नहीं हुई? वो तो ख्वाहिशें कई होंगी जो नहीं पूरी हुई। हाँ जी, बहुत पूरी है, उनका जिक्र नहीं करो तो अच्छा है। जो पूरी हो गई है वो काफी है, मैं समझता हूँ। अगर काउंट किया जाए तो एज कंपेयर टू सो मेनी पीपल यार, हमारे साथ हमारे दोस्त बेचारे रह गए, मोहल्लों में दब के रह गए, उन्हें चांस ही जिंदगी में नहीं मिला। तो आप बैलेंस शीट भी तो देखें ना, व्हाट आई हैव अचीव्ड। आई डोंट हैव मच मनी, ये एक हमारा 2 बेडरूम का फ्लैट है, दैट्स द ओनली प्रॉपर्टी आई हैव। बट स्वीडिश वेलफेयर सिस्टम की जगह मेडिसिन आई एम फुली कवर्ड। जब मेरे बच्चे पढ़ रहे थे तो नो फी वी पेड, वो सारा कवर्ड। तो जो आम जरूरतें हैं वो तो मेरी पूरी हैं एंड आई लिव कंफर्टेबली। अब अगर आप लालच करना शुरू करें और दौलत इकट्ठी करना शुरू करें तो वो इट हैज नेवर अट्रैक्टेड मी। women have attracted me but not money, let me put it that way। कुछ लोगों को इसके बरक्स होता है, ठीक है ना। इश्तियाक साहब, बस आखिरी सवाल, खुश है जिंदगी में? आई वुड से और यस नो। अगर मेरे जैसा बंदा खुश ना हो तो ये जो नेचर ने मेरे साथ किया, जिस तरह भी किया, उसके then it would be an act of meanness on my part. Looking at my circumstances and how I have done in life, should be happy, and I'm happy, definitely happy. And I'm so glad there are people like you कि ये दुनिया में इतनी जहां बुराइयां हैं ना, मगर मेजॉरिटी लोग अच्छों की है। और अक्सर मैंने देखा है गरीबों का दिल बहुत बड़ा होता है। आप थोड़ी सी नेकी करें, वो आपके साथ और बड़ा दिल खोल के करेंगे। तो हर इंसान के अंदर जो है ना एक सेंस टू बी गुड में हल वो ज्यादा है। इसीलिए ईवल जो है वो हमेशा आदमी को डिस्टॉर्ट करता रहता है, टेम्प्ट करता रहता है, और उसको यू हैव टू कीप इट एट बे जितना भी आप कर सके, ठीक है ना। इश्तियाक साहब, मेरे पास आपके लिए यही सवाल थे। अगर आप बिल्कुल आखिर में कुछ कहना चाहें तो उनसे रैप करने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त भी करूंगा, तो प्लीज अगर आप आखिर में कुछ कहना चाहें। नहीं, मैं तो कहूंगा कि आज का जो इंटरव्यू है ये मेरी पूरी किताब जो है जिंदगी की, वो मैंने आपके सामने खोल दी है। आपकी मोहब्बत है। आज शायद मूड ही ऐसा था कि ज्यादा बोलने को दिल किया, या आई फील कि हमारी क्योंकि पहले गुफ्तगू हो चुकी है तो एक लेवल, कंफर्ट लेवल भी हमारा है। वैसे तो इसी किस्म का इंटरव्यू जबरान शायद ने भी मेरे साथ किया है। ही इज ऑल्सो लाइक यू अ वेरी डिसेंट, इंटेलिजेंट, ब्राइट यंग मैन। हाँ जी। लेकिन आज एक मूड भी तो होता है ना जिसके अंदर बात बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आई थिंक एक्चुअली आई शुड बी ग्रेटफुल टू यू हैव मेड मी से थिंग्स। अब बाद में जब लोग मेरे पे तनकीद करेंगे, ये करेंगे, तब पता लगेगा ना कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने कई बातें ऐसे कर दी हैं जो करने वाली तो नहीं है। लेकिन वाई नॉट, वाई नॉट। यही फिर हमें बताता है ना कि अल्टीमेटली हम सब इंसान ही हैं। हम सब इंसान है यार। यहाँ पे अगर हम खत्म कर दें तो एज आई से एज अ चाइल्ड, एज सो मैंने कई ग्रीवेंसेस थी, लेकिन व्हेन एट दिस एज ultimately I say my father did a lot of good to me, and even my stepmother, I've lived with her, there were so many happy times together। तो मुझे चांस भी आज मिल गया कि जरा सबको कॉम्प्लीमेंट दिया जाए। कोई मुझे एक ऐसा बंदा याद नहीं है जिसने सिर्फ मेरे साथ जुल्म किया। नॉट दैट आई रिमेंबर। अगर उसने किया तो मैं उसे भूल गया हूं, क्योंकि वो लोग मुझे इंप्रेस नहीं करते, ठीक है ना।
So I must be expressing my gratitude to you that you could make me speak out so openly. थैंक यू। इश्तियाक साहब, अब मेरी वो दरख्वास्त, जैसे आपने कहा कि आपकी जिंदगी की किताब आज हमने कोशिश की कि ऐसे डॉक्यूमेंट कर सकें, आपकी जिंदगी की किताब नामुकम्मल रहेगी अगर उसमें म्यूजिक ना हो। तो अगर आप हमारे लिए कुछ गुनगुना सकें प्लीज। यार, आप क्योंकि उर्दू जुबान के बहुत करीब हैं, और ये तो आपको फिर गालिब की एक गजल आप जो है यकीन करेंगे, मेरे जिंदगी में मेरी सबसे पहली मोहब्बत गालिब है, तो अगर आप गाएं तो ये मेरे लिए मजा दोबारा कर देगा। वाह जी वाह। तो ये देखो ना, इसे कहते हैं टेलीपैथी। तो दिल को दिल से राह होती है, जाहिर है। हाँ, होती है। इसका मतलब है कोई तो मिस्ट्री है जिंदगी में जो साइंस पूरी नहीं कर सकती। मैं उस एलिमेंट को भी मानता हूँ। सो आई से वी आर स्टिल नॉट, वी डोंट नो इनफ। ठीक है ना? And the more you know, that you realize that you don't know enough. That's right. ये सोक्रेटिस ने भी कहा था। एंड एट दिस एज, मैं कई दफा कहता हूँ यार, बात सुनो, एट द एंड ऑफ द डे आई एम स्टिल अ लर्नर भाई। और ये कोई सिर्फ बात करने वाली नहीं है, ये फैक्ट है। कई अंग्रेजी के नए लफ्ज अब मैं लर्न कर रहा हूं एट दिस एज। तो इफ आई एम लर्निंग इवन वर्ड्स टुडे, हालांकि मेरी वोकैबुलरी इतनी ब्रॉड है, तो should I not be humble and admit that there is still a time to learn, and learning will never be over. Anyhow, Ghalib, for you. Please. रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, हम सुखन कोई न हो और हम ज़बां कोई न हो। रहिए अब ऐसी जगह बेदरो दीवार साइक घर बनाया चाहिए। बेदरो दीवार साइक घर बनाया चाहिए। कोई हम साया न हो और हम ज़बां कोई न हो। रहिए अब ऐसी जगह पड़िए गर बीमार तो कोई न होती मारदार। पड़िए गर बीमार तो कोई न होती मारदार। और अगर मर जाइए तो नोह खां कोई ना हो। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो। रहिए अब ऐसी जगह I can easily say कि मैंने आपके साथ बात करना बहुत एंजॉय किया, लेकिन ये आखिर का 1 मिनट वाज वर्थ इट। इश्तियाक साहब, बेहद शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा ये कि आपके लाइक और कमेंट की वजह से YouTube ये वीडियो ज्यादा लोगों को रेकमेंड करेगी।